वालेकुम। एक और माड़े मोटे लाइव सेशन के साथ आई एम हेयर और आज हमें ज्वाइन करेंगे एक अगर मेरी आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ सब कमेंट्स में एज़ यूजुअल आई लव यू थमकिनत लिख के मुझे बता दें। अच्छा जी, ज्वाइन करेंगे हमें सैयद मुज़म्मिल, जो कि आजकल के दौर में हमारे दरमियान जितने भी पॉलिटिकल वॉइसेस हैं उनमें आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट क्रेडिबल और अनबायस्ड किस्म की एक आवाज़ है जिनको कि अक्सर लोग सुनना पसंद करते हैं। एंड लाइक मी अ लॉट ऑफ यू प्रॉब्ली वुड बी हिज फैंस अगर आप कह लें तो। और आई फाइंड इट वेरी जैसे कहना चाहिए, मुझे ऐसे लगता है जैसे कोई क्लास हो रही है, बिकॉज दे आर सो मेनी थिंग्स दैट यू गेट टू नो जब आप किसी ऐसे बंदे की बात सुने जो कि आपसे थोड़ा सा ज़्यादा नॉलेज रखता है और आप ये मान लें कि आप इतना नहीं जानते जितना कि दूसरे लोग जानते हैं दुनिया में। तो आई थिंक अच्छा होता है अगर आपको इस बात का एहसास हो कि आप में कहाँ कहाँ कोई कमी है, क्योंकि फिर ही आप उसको पूरा कर सकते हैं। और अगर आप इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है, ज़्यादा भी किसी को पता है, तो फिर आप कभी भी लर्न नहीं कर सकते। तो आई थिंक इस लाइव स्पेस का मकसद किसी को कोई शेम करना या किसी भी एक स्पेसिफिक पार्टी या बंदे के खिलाफ बात करना नहीं है, बल्कि इसका सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि बैठ के एक जिसे कहना चाहिए इन्फॉर्म्ड किस्म की एक डिस्कशन हो, जिसके बाद अगर आपको लगे, आपको समझ में आए कि हाँ ये पॉइंट ऑफ व्यू जो है ये मुझे लॉजिकल लग रहा है, तो आप उसको माने। और अगर आपको नहीं लॉजिकल लग रहा तो आप सवाल उठाएं कि हाँ जी मुझे इस इन वजूहात की बिना पे मुझे आपका पॉइंट जो है वो ठीक नहीं लग रहा। तो अस्सलाम वालेकुम मुजम्मिल, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक, आज आप आपने सुनाएं, आप कैसी हैं? आज आपने टाई नहीं लगाई हुई, तो ऐसे जो है ना वो वलीमे वाला माहौल नहीं बन रहा। मैंने कहा आज सारा क्लाउड आपको दिया जाए, मतलब फोकस आप रहे हैं। हम इतने पैड़े लगेंगे, कोई देखे ना। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया, आपने हमें भी लाइमलाइट लेने का मौका दिया। गो के वो हम ले ही लिया करते हैं, वन वे और दी अदर। बिल्कुल। कोई खैर, बात नहीं। तो मुजम्मिल, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से हमारे लिए वक्त निकाला और वही सारी बातें जो ऐसे स्पेसेस में लोग एक दूसरे को करते हैं। तो विदाउट फर्दर अडू, क्योंकि टाइम आपके पास भी थोड़ा है और वक्त मेरी भी मजबूरी है, तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे, क्योंकि जाहिर बात है आपसे बात हो रही है तो पॉलिटिकल सिनेरियो पे ही थोड़ी बहुत बात होगी, क्योंकि दैट इज योर फोर्टे and that is so not my forte, so I would really want somebody like you जो कि आके मुझे भी थोड़ा सा इन्फॉर्म करें इस बारे में और बाकी लोगों को भी करें, अगर वो इतनी स्पेस हमें दें, अगर वो समझते हैं कि उनको इन्फॉर्म या एजुकेट होने की जरूरत है। तो सबसे पहले तो क्योंकि अभी रिसेंटली ही जो एक बहुत बड़े इस मुल्क के लीडर हैं इमरान खान साहब, उन्होंने ट्विटर पे एक स्पेस की थी जिसने प्रॉब्ली बहुत सारे कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तोड़े हैं और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी उसका जिक्र आया है, और उसके ऊपर बहुत सारे लोग जो थे वो बड़ा प्राउड फील कर रहे थे कि जी हमने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हमारे लीडर का नाम आ गया है। तो पहले तो आप मुझे बताएं कि ये जो स्पेस थी, अगर आपने ज्वाइन की थी और आपने सुना था, तो उस स्पेस में क्या कोई ऐसी नई बात हुई थी जिसके बारे में हम पहले से नहीं जानते थे, या कोई ऐसी गिद्दड़ सिंगी दी थी इमरान खान साहब ने जो कि अक्सर मुल्क के हालात को सुधार सकती है? एक तो ये। और दूसरा जो मेरा सवाल इसी से रिलेटेड है वो ये है कि चंद तबसरे मैंने ट्विटर पे देखे, वो इस तरह के थे कि देखें, चूंकि 16 मिलियन लोगों ने ये स्पेस जो है वो ज्वाइन की है, तो इसका मतलब है कि इतनी इतनी मेजोरिटी जो पाकिस्तान की है, इतने लोग ऑनलाइन हैं, तो उससे डिसाइफर करके कुछ लोगों ने कैलकुलेट करके बड़ा कुछ स्टेटिस्टिकल एनालिसिस दिया था कि इसका मतलब ये है, क्योंकि इतने लोग इमरान खान को सुन रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इतने वोट तो इनके पक्के हैं, और मेजोरिटी वोटों से तो ये पक्की बात है कि ये इलेक्शन में जीत जाएंगे। तो इन दो बातों पे आपका क्या एनालिसिस है एज सोशो पोलिटिकल जर्नलिस्ट? नहीं, वो देखें, पहले तो 160 के, मेरा ख्याल है 170 के लाइव सुन रहे थे उस टाइम पर ना। उनको, मेरे में तो इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं 10 साल पुरानी स्पीच बार बार रिपीट पे लगा के सुनता रहूं। तो ये तो वही लोग हम्म। सुन सकते हैं जिनको रेपिटेशन का, जिन्होंने वो पोइम नहीं याद करनी होती कि बच्चे मैं आपको फिर ए से शुरू करूंगा जेड तक पढ़ाऊंगा सारा ना, तो वो रोज पढ़ाते हैं आके। और मैं हम्म। सलूट करता हूँ पीटीआई के उन वोटर्स को जिनमें इतना स्टेमिना है कि वो एक ही सब्जेक्ट मैटर की स्पीच को बार 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 सुनते रहते हैं, क्योंकि सब्सटेंस नहीं होता ना।
ये जो हम्म। पॉपुलिस्ट लीडरशिप होती है ना, इनका नैरेटिव ये होता है कि ये हर चीज को सुपरफिशियली टच करते हैं, सतह से टच करते हैं, उसकी गहराई में नहीं जाते। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक लीडर बैठ के कह रहा है, या प्रेस कॉन्फ्रेंस में या जलसे के मैदान में खड़ा होकर कोई कह रहा है, या लाइव आकर कह रहा है, जैसे वो ट्विटर पे आए थे, तो वो कभी गुलामी को डिफाइन नहीं करेगा। वो कहेगा हम गुलामी नहीं करेंगे। अगर कोई उनसे पूछ ले कि इसको जरा स्पेसिफाई करें गुलामी क्या होती है, तो वो कहेंगे हम ऑर्डर्स नहीं लेंगे। फिर हम और अनर्थ करें, हम कहीं ऑर्डर्स ना ना लेने का मतलब क्या है, फिर वो कहेंगे कि हम उनके इन्फ्लुएंस में नहीं आएंगे। तो भाई कैसे नहीं आओगे आप? मतलब आप $6 बिलियन के लिए अपना सेंट्रल बैंक उनको दे चुके हैं पहले। ठीक है, आपने स्टेट बैंक को ऑटोनमस किया, और उसके गवर्नर को किसी लोकल कोर्ट में ट्राई नहीं किया जा सकता। और उसके अलावा ओगरा को भी कर दिया, ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी, क्योंकि जो पेट्रोल की प्राइसेस हैं वो भी ऑलमोस्ट आपके हाथ से निकल जाएंगी अगर वो ऑब्जेक्ट करें तो। अगर आप कम करना चाहें और इसको कंपनसेट ना करें, वो नहीं करने देंगे आपको। तो आप कैसे ये नैरेटिव बना सकते हैं कि गुलामी हम किसी की नहीं करेंगे जब तक हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हैं? ये कोई पीटीआई का वोटर उनसे सवाल नहीं करेगा। उसकी वजह यह है कि ये सारी मूवमेंट चलती है सुपरफिशियलिटी के ऊपर। ग्रैंड नैरेटिव बनाना होता है, बड़ी बड़ी बातें करनी होती हैं। मैं वेस्ट के आगे खड़ा हो गया, मैंने इसको जो है वो आंखों में आंखें डाल के देख लिया, मैंने बगैर पर्ची की तकरीर कर दी। तो ये एस्थेटिक विक्ट्रीज होती हैं। आप यूएन में गए, आपने बगैर पर्ची की तकरीर की। इसराइली प्राइम मिनिस्टर जनरल असेंबली के इजलास में एंटर हुआ, आप खड़े नहीं हुए, जीत गए आप, बात खत्म, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये एक लिहाज से डिजिटाइज्ड किस्म की डेमोक्रेसी है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है ये सारी टेलीवाइज्ड गवर्नमेंट है। ये टीवी के डब्बे के अंदर, मोबाइल स्क्रीन के अंदर और जलसे के मैदान में एग्जिस्ट करती है। इनका प्रैक्टिकल realm के अंदर कोई काम नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक्सपर्ट्स ही नहीं है। आप मुझे बताएं, या पीटीआई का कोई वोटर है, मैं कोई एंटी पीटीआई बात अगर नहीं भी करता, तो इन्होंने 10 साल जिसको सुकरात बना के पेश किया, उसका नाम था असद उमर, कि इसने तो मुल्क की बिल्कुल। इकोनॉमी पे ऐसा एक मंत्र पढ़ना है ना कि सब ठीक हो जाएगा, फॉरेन डेट खत्म हो जाएगा, कर्जे नहीं लेने पड़ेंगे, आईएमएफ के मुंह पे मार देंगे, खुदकुशी कर लूंगा, आईएमएफ में नहीं जाऊंगा। लेकिन आते साथ 6 महीने में उसी को फारिग कर दिया जिसके बल पे सारी कैंपेन की, क्योंकि टीम ही नहीं है। अब वो आकर कह रहे हैं कि अब मैंने सीख लिया कि आइंदा कौन सी टीम रखनी है, जब केपीके में तीसरा टेन्योर आने वाला है। और जब सेंट्रल गवर्नमेंट में 3.5 और 4 साल आप गुजार चुके हैं, कैबिनेट में इतनी शफलिंग ना इससे पहले इंसानियत की तारीख में सिर्फ हिटलर ने की थी, क्योंकि उसको हर वक्त खौफ हुआ करता था कि कहीं कोई मेरे से ज्यादा डोमिनेटिंग ना हो जाए। तो एक हम्म। एक लिहाज से ये पेट्रिफाइड भी होते हैं बहुत ज्यादा ना, कि यार मेरी पोजीशन कोई और ओवर शेडो ना कर दे। पंजाब में भी इन्होंने स्ट्रॉन्ग चीफ मिनिस्टर इसलिए नहीं लगाया, बिकॉज ही वांटेड टू रूल पंजाब इन एब्सेंशिया, कि वहां पर नहीं थे तो फिर भी कंट्रोल मेरे हाथ में होना चाहिए। इसलिए ऐसा वीक सीएम लगाओ जो आज तक पंजाब ने देखा ही ना हो। इट वॉज एन अटर डिस्गस्ट टू एवरी पंजाबी इन दिस कंट्री टू बी लेड बाय somebody like उस्मान बुजदार, who did not even know what was happening। मतलब एक तो पहली जो तकरीब में वो शिरकत की है उसने, और वहां जाके कह रहा है मैं अभी सीख रहा हूँ। ऑन जॉब ट्रेनिंग कौन सी होती है भाई? एक क्लर्क को भी बगैर काम के कोई लगाता नहीं है, आपने सीएम लगा दिया। जो डेंगू में लोग यहाँ पर मरे हजारों, आपने तो नंबर भी छुपा लिया वो। तो आपका सवाल ये था कि ये जो कोई नई बात उन्होंने की है, मेरा नहीं ख्याल। क्योंकि रेटोरिक जो होती हम्म। है पॉलिटिकल साइंस की जुबान में, वो चलती ही तब है जब उसको रिपीट किया जाए। बार बार रिपीट करो ताकि एक झूठ भी सच बन जाए। बार बार अवाम को रीइटरेट बताओ कि होता अमेरिका, रहता है। हम्म। बिल्कुल, क्योंकि वो एक नेशनल मेमोरी का पार्ट बन जाता है। जब मैं किसी को स्पेस लेने ही नहीं दे रहा कि वो कोई और बात हम्म। सुने, तो एक सिक्लिकल मेमोरी क्रिएट कर रहा हूँ, बार बार एक बात करूंगा ताकि उनकी मेमोरी के अंदर वो बात इंग्रेंड हो जाए। इसीलिए इमरान खान साहब पाकिस्तान की तारीख के वो वाहिद वजीर आजम है जो सबसे ज्यादा पीटीवी पे अपीयर किए हैं। ऑलमोस्ट एवरी सिंगल डे ही वॉज लाइव ऑन पीटीवी। आई थिंक ही शुड हैव हैड अ यूट्यूब चैनल, बिकॉज ही वांटेड टू बी ब्रॉडकास्टेड, दैट्स इट। इनका यूट्यूब चैनल होना चाहिए था, लोग वहां सुनते, लाइव आते, बातें करते, बड़ी बड़ी नैरेटिव्स देते वहां पर, लोग उसको खुश होकर रीट्वीट भी करते, ट्रेंड चलाते, बात खत्म हो जाती। हम्म। लेकिन प्रैक्टिकल रैल भी तो कुछ करना है। तो अनफॉर्चुनेटली मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स कम होती जा रही है, और हर चीज एस्थेटिक विक्ट्री पे खड़ी हुई है, क्योंकि आम आदमी पढ़ता नहीं है। और खान साहब का जो वोटर है वो रिसेंटली मोबिलाइज हुआ है, इससे पहले पॉलिटिक्स में उसको इंटरेस्ट ही नहीं था। क्योंकि जाहिर बात है, कोई आके परचेजिंग पावर पैरिटी पे लेक्चर दे रहा है, कौन सुनेगा? कोई आके जीडीपी ग्रोथ की इंट्रिकसीज को डिफाइन कर रहा है, कौन सुनेगा? कोई भी नहीं सुनेगा। हम्म। कोई आके ये हाँ, डिफाइन क्योंकि कर ये रहा है कि ये 18 बातें थोड़ी ड्राई लगती हैं ना। लोग कहते हैं कि यार ये क्या, जैसे अब आज आज मैं आपको बताती हूँ कि जैसे एक दो मैंने स्टोरीज लगाई तो उसके ऊपर मुझे इस तरह के कमेंट्स आए कि जब थोड़ी लंबी हो जाती है ना स्टोरी तो लोग आके कमेंट करते हैं कि प्लीज आप हमें इसकी समरी बता दें, हम ये सारा इतना नहीं पढ़ सकते।
तो भाई एक बंदे ने कहीं से एक चीज उठा के उसका स्क्रीनशॉट लेके उसको ढूंढ के वो अपनी स्टोरी के ऊपर लगा दिए कि आपके लिए ढूंढ के ले आया वो बंदा कहीं से कि आप उसको पढ़ लें। लेकिन हमारे यहाँ लोग कहते हैं कि नहीं, हम ये पांच ज्यादा से ज्यादा कितने 5 मिनट भी नहीं लगते, लोग कहते हैं कि नहीं आप प्लीज समरी बता दें। तो मतलब पढ़ने लिखने का या कुछ जानने का सीखने का कोई ट्रेंड ही नहीं है, क्योंकि बोरिंग काम है ना। अब जैसे मेरी और आपकी ये स्पेस है तो ये खासी लोगों को बोरिंग लगेगी। इसकी जगह पे अगर आप कोई ऐसा जलसा सुन लें जिसमें लोगों को ये बताया जा रहा होगा कि ये हमारा दुश्मन है, हम इतने अजीम हैं, हम इतने अजीम हैं इस वजह से लोग हमारे दुश्मन हैं। आपने कुछ नहीं करना, बिल्कुल आपने सिर्फ अपनी अजमत को सलाम करना है। और बाकी दुनिया में जो भी खराबियां हो रही हैं वो सारी आपके खिलाफ एक साजिश है, क्योंकि आप हैं इतनी अजीम कौम के, लोग आपके खिलाफ साजिशें करते हैं। आई थिंक वो सुनने में अच्छा लगता है। बिल्कुल ऐसे है, क्योंकि उसमें उसमें काम देखे भी ना नहीं मेरी करना बड़ी, पड़ता, मेहनत भी नहीं लगती। बिल्कुल बड़ी एक फेवरेट किताब है मेरी, अम्यूजिंग और सेल्स टू डेथ, कि अपने आप को हम्म। इतना अम्यूज कर लो कि आप कलेक्टिवली एक नेशनल सुसाइड कर लो, आपको पता ही नहीं चलेगा। उसकी वजह है डेथ कि बाय बेंच चॉकलेट। कंजप्शन ऑफ, बिल्कुल तो नील पोस्टमैन की है वो, तो वो उसमें वो कहता है कि टेलीविजन जो एक ऑडियंस क्रिएट करता है ना, वो सिर्फ इमेज पॉलिटिक्स की होती है। अगर टीवी पर आकर एक बंदा वाकई सच बोल रहा है लेकिन लग नहीं रहा उसके जेस्चर से एक टेलीवाइज्ड ऑडियंस को कि ही स्पीकिंग ट्रूथ, देन इट्स अ लाई। तो पोस्टमैन हम्म। कहता है कि क्रेडिबिलिटी क्रेडिबिलिटी रिप्लेसेस ट्रूथ। बहुत छोटा सा सेंटेंस है लेकिन इसमें समुंदर है बहुत बड़ा सोचने वालों के लिए। कि क्रेडिबिलिटी जो टेलीवाइज क्रेडिबिलिटी होती है ना, कि अगर खान साहब आए हैं, जो उनके बात करने का अंदाज है, पिच आवाज की ऊपर है, अपना जो फेस है उनका वो बड़ा स्ट्रेट है, बैक बड़ी स्ट्रेट है, शोल्डर स्ट्रेट है, तो एक पॉस्चर किसका गया, स्ट्रॉन्ग मैन का, जो बड़ा एक लिहाज से कह सकते हैं कि डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी है। दूसरा ये कि गॉगल्स लगाई हुई हैं, रेबैन पहने हुए हैं और वॉक करके आ रहे हैं, लोग टिकटॉक बना रहे हैं, ठीक है, पीछे म्यूजिक चल रहा है अर्तुगरुल वाला, उससे भी लोग हम्म। देख के खुश हो रहे हैं। तो अगर वहां पे कोई बिल्कुल। ममनून हुसैन या बाबर गौरी आ रहा होता, तो वो जो भी कहता कोई ना सुनता उसको, बिकॉज खान साहब हैज अ पर्सनैलिटी विच इज फिट टू बी ब्रॉडकास्टेड। So in the modern हम्म। world, if you have a personality which is fit to be broadcasted, you can do anything on earth. Look at Donald Trump. He was very charismatic in terms of an American audience. बचपन हम्म। से एक अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप बनना चाहता था, बिकॉज द ग्रेट अमेरिकन ड्रीम ऑफ अटेनिंग वेल्थ, ऑफ अटेनिंग मल्टीपल वुमेन, और उनको साथ लेके फिरना बाद में, और ब्यूटी पेजेंट्स हम्म। करवाना, ब्यूटी कॉम्पिटिशन्स करवाना, WWE के रिंग में जाके फाइट कर रहा है और उसके अलावा बिडिंग कर रहा है, ट्रंप टावर में बैठ के वीडियोस बना रहा है। तो एक अमेरिकन ड्रीम था कि हमने ट्रंप बनना है, जिस तरह आज इलॉन मस्क बनना है सबने, तो सबने उसको वोट, मैंने बड़े होके ट्रम्प बनना है या मैंने बड़े होके इमरान खान बनना है। इमरान खान बनना है, बिकॉज द ग्रेट मैन इमेज हैज बीन क्रिएटेड। तो बात यह है कि हम्म। पॉलिटिक्स ग्रेट मैनशिप पे नहीं चल रही ना आजकल, तो जसिंडा आर्डर्न की तरह के पॉलिटिशियंस हैं जो लो प्रोफाइल मेंटेन करते हैं। सो नेवर ऑप्ट फॉर अ पॉपुलर मैन, दैट्स व्हाट आई से। इफ यू आर ऑप्टिंग फॉर अ पॉपुलर मैन, यू आर कमिटिंग सुसाइड। उसकी वजह यह है कि उसके ऊपर प्रेशर ही नहीं है, वो जो भी करे उसकी हर मूव पॉपुलर है पहले ही। उसकी वजह यह है कि अगर मैं अनपॉपुलर हूं, मैं किसी कंपटीशन में जाता हूं, मुझे कोई जानता ही नहीं है, ना मेरी शक्ल प्यारी है, ना हम्म। मेरी मेरी कोई बात सुनने को तैयार है, ना मैं एलोक्वेंट हूँ स्पीच के अंदर, मेरी स्पीच इतनी जो है वो फ्लो नहीं करती आसानी से। तो मेरे ऊपर बहुत प्रेशर है कि मैं परफॉर्म करूं ताकि फिर लोग मेरी तारीफ करें। तो मुझे हम्म। क्रेडिबिलिटी बनने के लिए बहुत काम करना पड़ेगा। खान साहब को सिर्फ टिकटॉक चाहिए 10 सेकंड का, एंड ही इज वायरल, ही इज एवरीवेयर। तो पॉलिटिक्स में यही बात है कि मॉडर्न डेमोक्रेसीज में अनफॉर्चुनेटली पॉपुलिज्म इस तरह से फैल चुका है कि आपने वही जो मैं बात करता हूँ स्वीट शॉप ऑनर वाली, के दो लोग इलेक्शन में खड़े होंगे और उसमें से एक जो है वो मिठाई की दुकान का मालिक होगा और वो कैंपेन में स्लोगन लगाएगा, मैं तुम्हारे बच्चों को मीठी चीजें खिला के खुश करता हूँ, मुझे वोट दो। डॉक्टर उसके अगेंस्ट खड़ा होगा, डॉक्टर को वो कहेगा कि ये लोगों को कड़वी दवा खिलाता है, इसे वोट दोगे, तुम्हारे मुंह का टेस्ट खराब कर देगा ये, और डॉक्टर हार जाएगा, स्वीट शॉप ऑनर जीत जाएगा। सो खान साहब इज दैट स्वीट शॉप ऑनर, जो कि सिर्फ बातें बहुत मजेदार करते हैं, सुन के अच्छा लगता है, यूटोपियनिज्म क्रिएट करते हैं, सामने खड़े हो जाएंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, अगर चोरी खत्म होगी तो सब ठीक हो जाएगा, करप्शन खत्म सब ठीक। भाई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना इज वन ऑफ द मोस्ट करप्टेड पार्टीज इन दिस करंट वर्ल्ड एज वी सिट हियर। अब भी वो दुनिया को रूल करने की कोशिश कर रहे हैं, नंबर 2 की इकोनॉमी बना रहे हैं। इसके अलावा रशियन प्रेसिडेंट का नाम जो है वो पैनामा लीक्स के अंदर आया था, उसे तो कोई निकाल नहीं सका। तो करप्शन जो है वो एक ऐसा जो है कह सकते हैं कि ईवल है जो इरेडिकेट होना इतना आसान नहीं है, ब्यूरोक्रेटिक करप्शन होती है। आप तो ऊपर बैठे होते हम्म। हैं, आपको पता ही नहीं होता। इनका अपना कोविड फंड खाया नहीं गया, बिल्कुल खाया गया है। कोरोना के मास्क में इन्होंने जो फंडिंग मंगवाई थी वो सारी गायब हो गई। उसके अलावा जो फॉरेन फंडिंग केस के 12 अकाउंट हैं उसकी कोई डिटेल नहीं है, रोज पिटिशन डालते हैं प्लीज पब्लिक ना करें इसको, अकबर एस बाबर को रिकॉर्ड ना दें उसका, आवाम को पता ना चल जाए वो क्या था।
90 980 करोड़ रुपीस का हेलीकॉप्टर का इनका खर्चा रहा है, जहां से बनीगाला से उड़ के ये वजीर आजम हाउस जा रहे थे। मैं नहीं कह रहा ये नहीं होना चाहिए, ये कह रहे थे कि ऑस्टेरिटी ड्राइव हम प्रैक्टिस करेंगे। तो अनफॉर्चुनेटली ट्रूथ जो है वो मैटर नहीं करता। अगर अल्लाह मियाँ भी आके कह देना किसी पीटीआई के वोटर को कि ये जो केबल वहां से आई है वो जाली है, पीटीआई का वोटर नहीं सुनेगा। सो इट इज वर्किंग लाइक अ रिलीजन, इट हैज अ रिलीजियस कल्ट विच इज इमरान खान न्याजी, और जो वो कह दे वो फाइनल वर्ड है, उस पर स्क्रूटनी नहीं हो सकती। हाँ, क्योंकि इस बात का मुझे अंदाजा आज बहुत ज्यादा हुआ है, क्योंकि जब एक वो बात निकली थी ना कि जो इमरान खान साहब ने अपने जलसे में कहा कि कभी ऐसा हुआ है दुनिया में कि कोई इंसान जो है वो बेल पे हो और उस वो मुल्क के वजीर आजम का हल्फ उठा ले। तो उस पे लोगों ने याद कराया कि इमरान खान साहब ने जब खुद वजीर आजम का हल्फ उठाया था तो वो भी बिल्कुल बेल किसी ने पे थे और मेंशन उनके ऊपर टेररिज्म का चार्ज था। तो लोगों के मुझे का मैसेजेस आ चार्ज। रहे थे कि नहीं, ये गलत है। ये लोगों के मैसेजेस मुझे आ रहे थे कि ये आपको किसने कहा, ये सब फेक न्यूज है। तो जब मैंने कहा कि आप गूगल कर लें तो यू वोंट बिलीव कि उसका मुझे आगे से जवाब अक्सर लोगों ने, पीटीआई के फॉलोअर्स ने दिया कि गूगल पे सब बातें सच्ची तो नहीं होती, गूगल पे तो झूठ है, सब कुछ झूठ है। आप गूगल पे जाके सर्च, एक बंदी ने मुझे कहा आप गूगल पे जाके सर्च कर लें कि आखिरी इमाम कौन से हैं और आपको अंदाजा हो जाएगा कि गूगल कितना को सच बताता है। एंड आई वाज लाइक डम फाउंडेड कि इस बात का मैं क्या जवाब दूं कि एक बंदी को आप, मतलब आप एक बंदे को कह रहे हैं कि आप गूगल कर लें, और गूगल पे कोई एक बंदा नहीं बैठा होता जो कि सब कुछ बता रहा होता है। देयर आर लाइक गजिलियंस ऑफ सोर्सेज, डिफरेंट एग्जैक्टली, अखबारों के, डिफरेंट जरीदों के, जो आप जाके पढ़ सकते हैं। और कितने को लोग झूठ इवन बोलेंगे, विकिपीडिया लेकिन भी वेरीफाइड नहीं होता। हाँ, तो अक्सर लोगों ने मुझे यही जवाब दिया कि गूगल तो झूठ बोलता है। जैसे गूगल एक बंदा है जो मेरी पुप्पी बैठी हुई है ना, कि उससे पूछेंगे तो वो झूठ बोल देगी कि गूगल के ऊपर जो इस इतने ज्यादा, मतलब अगर 500 आर्टिकल्स हैं तो उनमें से 10 तो सच्चे होंगे ना। तो अगर उन 500 के 500 आर्टिकल्स में यही लिखा होगा कि हाँ इमरान साहब उस वक्त बेल पे थे जब वो प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो मतलब कितना कुछ झूठ होगा। लेकिन लोगों ने कहा कि नहीं, ये झूठ है, गूगल झूठ बिल्कुल बोल रहा है, इमरान खान साहब बेल पे नहीं थे क्योंकि हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो इमरान खान है। बिल्कुल। अब इसका बंदा क्या उन्होंने जवाब दे। सक्सेसफुली एक डुअलिटी क्रिएट कर दी, एक बाइनरी क्रिएट की है कि हम्म। अगर आप इमरान खान की तनकीद कर रहे हैं इसका मतलब है आप पटवारी हैं, नंबर एक। नंबर दो, आप कीमे वाले नान खा के वोट दे देते हैं। नंबर तीन, आप बिल्कुल। करप्शन माफिया के साथ। तो मतलब वो, हम्म। आप किसी एवरेज पीटीआई वोटर को ये कन्विंस ही नहीं कर सकते कि इमरान खान पर तनकीद इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में हो सकती है विदाउट सपोर्टिंग नवाज, जरदारी और फजलुर रहमान। That is, एग्जैक्टली। absolutely, impossible for a PTI voter to imagine that anybody can criticize this person without siding with the opposition parties. तो उन्होंने हम्म। एक लिहाज से वो स्पायरल ऑफ साइलेंस कहते हैं ना, कि एक डुअलिटी बना ली है कि जो भी इन पे तनकीद करेगा उस पर पटवारी का ठप्पा लगाओ और उसको बैन कर दो, कैंसिल कर दो। तो यही है कि मैं अगर नवाज शरीफ के बारे में भी कोई खास ओपिनियन नहीं रखता, मुझे अगर याद है कि 90s में नवाज शरीफ ने क्या चवलें मारी हुई हैं, या मुझे याद है कि ब्रीफ केस पॉलिटिक्स में लेके आने वाला वो है, बेनजीर की तस्वीरें हेलीकॉप्टर से फिकवाने वाला वो है, जिया की कबर में बिल्कुल। जाके ये कहने वाला कि अंग्रेजों के कुत्ते नहलाने वाले लोग बेनजीर की तरह के ये हमारा मुकाबला करेंगे, नैब हम्म। का तारुफ करवाने वाला सियासत के अंदर, जो विच हंटिंग पॉलिटिक्स में पीपल्स पार्टी के खिलाफ बनाया गया 90s के अंदर, वो नवाज शरीफ ने किया। क्या कुछ नहीं किया, अपने आप को अमीरुल मोमिनीन डिक्लेयर करने के लिए अमेंडमेंट ले आया कॉन्स्टिट्यूशन में। तो हमें ये सब चीजें याद हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो नया फाशिस्ट खड़ा हो गया उसके खिलाफ हमने बोलना ही नहीं, या फिर अगर हम इसके खिलाफ बोलेंगे तो वो उसकी सपोर्ट है। तो फिर कहते हैं इफ नॉट इमरान खान देन हु। देन हु। मतलब ये हम्म। सवाल तो सुन सुन के ना मेरे कान पक चुके हैं कि इफ नॉट इमरान खान देन हु। ओ भाई, मैंने पॉलिटिकल लीडरशिप आपने जो है प्रोवाइड करनी है मुल्क को, या आपने खुद करनी है? अपने आप से सवाल करो कि तीनों पार्टीज में से कौन सी एक पार्टी है जिसमें 15 करोड़ रुपया लगाए बगैर आप एमएनए बन सकते हो? नहीं बन सकते, किसी एक में भी नहीं हो, क्योंकि एक हेजेमोनिक कल्चर बनाया हुआ इन्होंने। लीडरशिप का कल्चर है कि एक एलीट में शामिल होने के लिए इतना पैसा चाहिए, V8 गाड़ियां 4-5 आगे पीछे हों, 15-20 मुलाजिम हों, कैंपेन करने के लिए खुली रोटी हो। जिस इलाके में कैंपेन करनी है वहां मुंह खोल दो खजानों के, पैसे भी बांटो, हम्म। रोटी भी खिलाओ, इन्फ्लुएंस भी करो, फिर जाके एमएनए बनते हो, फिर नजरियात सामने आते हैं। तो हर चीज तो मैशत होती है, इकोनॉमी होती है। मेरे पास अगर बिल्कुल। 15 करोड़ रुपया नहीं है, मैं सोच भी नहीं सकता उस क्लास में शामिल होने का। आम आदमी को क्या मिला है? कुछ भी नहीं। मीनारे पाकिस्तान पे जाके नाच रहा है वैसे ही। कोई पूछो, बताओ यार क्या मिला तुम्हें? कुछ भी नहीं मिला। 70% लोन 3 सालों में पाकिस्तान की हिस्ट्री का तुमने एक्वायर कर लिया। इसके अलावा 14% इन्फ्लेशन पे वो बंदा छोड़ के जा रहा है। 9 बिलियन तुम्हारे फॉरेन रिजर्व में पड़े हुए हैं। इंटरनेशनल फॉरेन पॉलिसी का हाल ये है कि सऊदीया मुंह नहीं लगाता, क्योंकि आपने अर्तुगरुल बेचना शुरू कर दिया। आपने ऑटोमन्स के साथ साइड किया, उन्होंने कहा निकलो शाबाश यहाँ से। उन्होंने कहा 72 घंटे के नोटिस पे तुम्हें $2 अरब दे रहे हैं, जब कॉल करेंगे दस्ती वापस करना है हमें।
चाइना से आपने बिगाड़ ली, सीपैक आपने रोल बैक कर लिया, दयामिर भाषा डैम पे ताले लगे हुए हैं क्योंकि वहां पे टेररिज्म फैलाया आपने, चाइनीज इंजीनियर्स को मारा, क्या कुछ नहीं किया। रशिया चले गए वॉर टाइम्स के अंदर, अगले दिन महाज खुला हुआ, सुबह रात को उधर बैठ के कह रहे हैं व्हाट अ ग्रेट टाइम टू बी हियर। Yeah, तो what ये an आपका exciting time. Excitement. He was excited एक्साइटमेंट, like a little kid in a candy shop. एग्जैक्टली, बिकॉज सुबह बम चलने हैं तो बड़ा मजा आएगा मुझे सुबह उठ के ना, तो अलार्म भी लग जाएगा, खुद नहीं उठना पड़ेगा, खुद ही आवाज से आँख खुल जाएगी। तो ये एक्साइटमेंट थी इनकी। तो फॉरेन पॉलिसी का मैदान हो, डोमेस्टिक पॉलिसी हो, मैशत हो, या फिर ब्यूरोक्रेसी हो, कोई एक ब्यूरोक्रेट बताओ जिसने पिछले 3 साल में कोई एक फाइल पे साइन किए हो। क्योंकि आपने हम्म जावेद इकबाल पीछे लगाया हुआ है हर एक के, मैं इसको उठा लूंगा, मैं ये पकड़ लूंगा। यार गवर्नमेंट का काम ही नहीं है एहतसाब करना, ये ब्रेकिंग न्यूज है। गवर्नमेंट का काम नहीं है एहतसाब करना, ब्यूरोक्रेसी का है। एफआईए हो गया या कोई और अदारा, वो इंडिपेंडेंट अदारे हैं। नैब भी बाय हम्म कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट के अंदर काम नहीं करता। आज तक किसी पीटीआई वाले को यही समझ नहीं आई कि चोरी पकड़ना वजीर आजम का काम ही नहीं है, एमएनए का काम है लेजिस्लेट करना। लेकिन लेकिन नहीं पता। हमारे यहाँ आप देखें कि जब एक लीडर का नारा ही ये है कि बाकी सब लोग करप्ट हैं और मैं करप्ट नहीं हूं, वो लोग पैसे खाते हैं और मैं पैसे नहीं खाता, जब आपकी टोटल पॉलिटिक्स ही ये हो, तो फिर मतलब आप एहतसाब नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? फिर आपकी तो पूरी हुकूमत ही उस एहतसाब के ऊपर ही खड़ी है, जो बेसिकली आपका काम नहीं है। आपकी पूरी हुकूमत ही, जब आप हर मतलब आप किसी जगह पे अगर स्कूल का भी इफ्तिताह करने जा रहे हैं, तो आप वहां जाके जो तकरीर कर रहे हैं, वो तकरीर आप यही कह रहे हैं कि नवाज शरीफ चोर था, जरदारी चोर था, मैं चोर नहीं हूं। पिछले 4 सालों में मेरे ख्याल से इमरान खान की जितनी भी तकरीरें हैं, कोई हजारों तकरीरें होंगी, उन सब तकरीरों में टोटल बात ही ये थी कि ये सब चोर हैं और मैं चोर नहीं हूं। तो जब एक नारा ही चोरी, चोर होने और चोर ना होने का है, तो फिर इसके एंड में तो एहतसाब ही है ना। मतलब उन्होंने तो कहा ही था कि मैं एहतसाब करने आया हूं इनका। तो अगर वजीर आजम का बिल्कुल, काम एहतसाब करना नहीं है, तो फिर ये सब कुछ क्या है? और वजीर आजम का असली काम क्या है, वो भी जरा हमें बता दें प्लीज। मतलब ट्रिकरी है ना असल में। तो असल बात तो ये है कि एक ऐसा नैरेटिव पॉपुलराइज करना है कि बाकी सारी ऑप्शंस बचे ही ना, साबित हो जाए कि हम्म सब के सब चोर हैं, ताकि मैदान में सिर्फ एक खिलाड़ी बचे जो मैं हूं। हालांकि अगर चोर आपने साबित करना है इस बेस पे कि किसी के खिलाफ अदालत में केस चल रहा है कि नहीं, तो वो आपके हजार चल रहे हैं। आटे चीनी की रिपोर्ट आपने, पिछले साल गंदम का सीवियर क्राइसिस आया। पाकिस्तान वो मुल्क है जो पूरी दुनिया को गंदम दिया करता था, क्योंकि एग्रेरियन इकोनॉमी है। एग्रीकल्चर के अलावा हमारे पास पल्ले ही कुछ नहीं है, ना कोई कुछ हैवी है ही इंडस्ट्रीज है नहीं। हमारे पास, ना हम्म ना टेक्नोलॉजी है, ना उस तरह का सॉफ्टवेयर बेच रहे हैं जो इंडिया बेच रहा है। कोई चीज नहीं है सिवाय बीज और दाना बेचने के, जो कि स्पेन ना 16वीं सदी में बेच रहा था। वो आप इस दौर में मसाले बेचते हो यूरोप को, विच शुड बी द नेशनल शेम। लेकिन आपने क्या किया कि आपने पिछले साल इतनी गंदम स्मगल करके, जब से अमेरिका वहां से पुल आउट किया, अफगानिस्तान भेज दी। आपके जहांगीर तरीनों ने किया, ये आपके अलीम खानों ने किया, आपके फ्रंट मैन थे। फिर आपने इंक्वायरी कराई, उसमें जहांगीर तरीन का नाम आ गया, आपने कुछ नहीं किया। तो चोर कौन हुआ फिर? जिसने आवाम से रोटी छीन ली और स्मगल कर दी कहीं और, पैसा जेब में डाला, वो खुला फिर रहा है। पकड़ा उसको आपने? नहीं पकड़ सके। लंदन चला गया, नहीं रोक सके उसको। तो अब आकर हमें लेक्चर देना कि सब चोर हैं। उसके अलावा फॉरेन फंडिंग का जो अकाउंट है वो नहीं पब्लिक करते। करें पब्लिक, आज बताएं कि वो पैसे कहाँ से लिए हैं आपने, नहीं पता। क्योंकि वो एक जनाब हैं जो अमेरिका में, जिनके खिलाफ केस चल रहा है, अभी जल्द नाम बिल्कुल। सामने आएगा, आरिफ नकवी साहब जो थे वो इनके डोनर थे। और उनके कोई हम्म हजारों अकाउंट्स पकड़े गए हैं जिसमें वो मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे थे। यूके से एक्स्ट्राडाइट करा के उसको अमेरिका बुलाया है, और उसमें डायरेक्टली ये चोर साबित हो रहे हैं। इसीलिए एंटी अमेरिका नारा लगा रहे हैं, क्योंकि अयूब खान ने भी यही किया था कि जब सीटो सेंटो में एंटी रशिया अलायंस से हथियार लिया, और वो हथियार लेके इंडिया पे मास खोल दिया। अमेरिका ने कहा ये क्या चवल मारी है आपने, कोई जवाब नहीं दिया उसका। तो अमेरिका ने सैंक्शन लगा दी। और 65 वॉर के बाद अयूब ने किताब लिखी, फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स, कि हमारे दोस्त बनो, हमारे आका ना बनो। एंटी हम्म अमेरिकनिज्म तभी जागता है जब अमेरिका फोन नहीं हम, करता, क्योंकि पैसे जैसे चले उन्होंने जाते कहा है हैं। कि हम कोई आपके गुलाम है, इमरान खान साहब ने बिल्कुल। भी तो यही कहा है ना कि हम कोई आपके गुलाम है जो आपकी हर बात मान लेंगे। उसका जवाब है क्या है कि हाँ जी गुलाम है। अगर आप गुलाम नहीं है तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को असर्ट करें। $6 बिलियन के हम्म लिए मैंने सेंट्रल बैंक भेज दिया, और मैं कह रहा हूं मैं गुलाम नहीं हूं। अजीब बात कर रहे हैं यार, सिर्फ डील मांग रहे हैं और कुछ नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप के गुलाम नहीं थे। पहला टूर अमेरिका का इमरान खान साहब ने किया था। ट्रंप की मैसिव सपोर्ट थी इनके पीछे। जो फ्रीज फंड्स थे उसको रिज्यूम करने वाला ट्रंप था। वो वहां से वापस आए और उन्होंने कहा मैं वर्ल्ड कप जीत कर आ गया हूँ, इस तरह लग रहा है मुझे, इतनी बड़ी विक्ट्री है। उसके साथ बैठ के हंसे खेले, तस्वीरें खिंचवाई। अभी इल्हान उमर अमेरिकी सेनेटर आई हुई है, उसके साथ फिर रहे हैं। लेकिन जब जो बाइडन की बात आए तो गुलामी शुरू हो जाती, बिकॉज डेमोक्रेट्स डोंट गिव अ शिट अबाउट यू। डेमोक्रेट्स जो है वो शुरू से इनको पसंद नहीं करते, क्योंकि ये तब से
एक लिहाज से कि मैं ड्रोन्स के खिलाफ खड़ा हो गया हूँ। ड्रोन्स के खिलाफ अब तो ड्रोन अटैक्स वहां हो ही नहीं रहे। अभी हम्म। मुझे किसी ने 4 दिन पहले सवाल किया है कि अब जो ड्रोन अटैक्स अफगानिस्तान में हो रहे हैं, क्या उनका ताल्लुक नहीं है खान को निकालने से? मैंने कहा भाई किधर हुआ है? कोई एक ड्रोन अटैक हुआ है मुझे बताओ, स्टोरी सेंड करो किसी की, ट्रिब्यून की कर दो, डॉन की, नेशन की, किसी और की। एक आपने एयर स्ट्राइक मारी है, वहां पे 60 बच्चों को मार दिया, ठीक है। और तालिबान सेंटिमेंट को आप देख लें, पार्लियामेंट के फ्लोर पे खड़ा होकर उसामा बिन लादेन को शहीद कहने वाला इंसान, शहीद कह रहे। वो चाहिए आप? हम्म। या जो खवातीन सपोर्ट करती हैं इमरान खान को, मैं हैरान हूं। मुझे समझ नहीं आती कि क्या वो खवातीन अपनी बच्चियों को एक ऐसे मुआशरे में बड़ा करना चाहती हैं जो उस हुक्मरान के अंडर पिनप रहा हो, जो कहता है कि तेरे कपड़े छोटे हैं, तेरा रेप होना चाहिए। It is beyond my comprehension. A woman's support to PTI is absolutely beyond my comprehension. I can't explain that. नहीं नहीं, Perhaps you can explain. वो आई कैन एक्सप्लेन इट टू यू। क्यों? वो तो आपको वो बहुत आसान है एक्सप्लेन करना। क्योंकि देखें, जब उनका वो लाइव आ रहा था ना, तो उसके नीचे काफी सारे कमेंट्स थे जिसमें ऐसे लिखा हुआ था कि मेरे जिस्म के पीएम बन जाओ, और वाओ लुक एट द वेन्स, लुक एट द वेन्स इन हिज आर्म्स। और लिखा हुआ था एक ने नीचे कि आप वैसे ब्लैक कुर्ते में ज्यादा स्मार्ट लगते हैं। तो और ये सिर्फ खवातीन ही नहीं, ये काफी सारे लड़के भी ये बातें करते हैं कि देखें हैंडसम है और अंग्रेजी बोलता है। तो हैंडसम तो इमरान खान साहब एक जमाने में वाकई हुआ करते थे, और अंग्रेजी भी वो पर्ची नहीं बोलते पकड़ती। हैं। हाँ, पर्ची। अच्छा, मेरा ये भी मुजम्मिल एक बड़ा सवाल है कि देखिए, इमरान खान साहब ने जब जब पर्ची नहीं पकड़ी और उन्होंने बाहर के मुल्कों में जाके जब गुफ्तगू की, तो उन्होंने काफी ऐसी बातें की जिसको बाद में हम लोगों को वो ऐसा गंद किया जिसकी बाद में सफाई हमें काफी देर तक करनी पड़ी। तो क्या इससे बेहतर नहीं है कि एक बंदा पर्ची से पढ़ ले लेकिन कम चवले मारे? या फिर ये ज्यादा फख्र की बात है कि एक बंदा पर्ची से ना पढ़े लेकिन फिर जाके ऐसी हजियान बके कि जिसको बाद में कवर करने के लिए आपको जो है ना वो कई साल लग जाए आपकी फॉरेन पॉलिसी वालों को बिल्कुल। ठीक करने के लिए? तो इस मैंने पे भी कुछ बोलिएगा प्लीज। मैंने तो वीडियो में अपनी कहा था, जब इन्होंने ये गए थे अमेरिका, वही ट्रम्प वाले विजिट पे, जो इनका पहला विजिट था, हम्म। स्टेट विजिट। वहाँ जर्नलिस्ट को इंटरव्यू देके कहते हैं कि अलकायदा को आईएसआई ने ट्रेन किया है। वो भी साढ़े खाते पाती हैं जी ऐसी कीतियां भी नहीं ना इन्होंने। हालांकि हमने मुजाहिदीन की मूवमेंट को बनाया था, जो बाद में तालिबान के ऑफशूट्स में कंट्रीब्यूट करके तालिबान की फॉर्म में मर्ज की थी। और अलकायदा वॉज एन हमारी अरब एजेंसियों ने ऑर्गेनाइजेशन। ये बात मानी हुई है, हमारी एजेंसियों ने ये बात मानी हुई है कि जी, ये हमने ही ट्रेन किए हुए हैं। वही ना, वो देखो, वो चीज है ना कि इन्होंने अलकायदा भी बगैर पर्ची के पढ़ने की वजह से ना वो भी हमारे खाते डाल दी, जो जो सऊदी अरब में बन रही है, जिसका जो हम्म। जो जो अरब ऑर्गेनाइजेशन है वो भी इन्होंने कहा हमने बनाई है। और कितनी चवलें नहीं हम्म। मारी, जापान को जर्मनी से मिला दिया बॉर्डर में, ठीक है। उसके अलावा ये कह दिया कि हजरत ईसा का हिस्ट्री में नाम ही नहीं है, ठीक है। इस ऐसी ऐसी कोई, वो स्पीड ऑफ लाइट से चाइना में ट्रेनें चल रही हैं। भाई स्पीड ऑफ लाइट ऑब्जर्वेबल ही नहीं है ह्यूमन आई से। जो ट्रेन नजर नहीं आ रही उसमें बैठोगे कैसे? मतलब कोई ऐसी ऐसी बोंगियां मारी हैं कि उसका कोई क्या ही इंसान एक्सप्लेनेशन दे। नवाज और जरदारी मारते होंगे, लेकिन उनकी इमेज भी उसी तरह है ना फिर। वो उनका इमेज भी यही है कि वो डम्ब है, वो पढ़े लिखे नहीं है, वो ऑक्सफोर्ड से नहीं आए, वो सेलिब्रिटी नहीं है। तुम्हारा हम्म। इमेज क्यों इतना बड़ा है? तुमने ये बातें करनी है जब मुंह खोलना है। उज्बेकिस्तान जाके कह रहे हो कि मुझे ज्यादा पता है यहाँ की हिस्ट्री के बारे में, यहाँ के लोगों से हर चीज मुझे पता है। तो ये हम्म। चीज है कि हमने तो कहा है पर्ची पकड़ लें, क्योंकि जब पर्ची छोड़ते हैं आपका अपना माइंड बोलता है, अंदर से ये निकलता है कि आप रूहानियत को साइंस से मिक्स करने के लिए यूनिवर्सिटियां खोल रहे हैं। क्या होती है ये मुझे बताएं कि कैसी एमेलगमेशन है कि रैशनैलिटी को आप स्पिरिचुअलिटी से मिला के डिग्रियां, काले इल्म में डिग्री देंगे किसी को, उसमें पीएचडी करवाएंगे किसी को, मुझे समझ नहीं आती। तो ये है कि एक काले इल्म में डिलूजनल डिग्री किस्म देने की। के लिए तो उनके पास, काले इल्म में डिग्री देने के लिए तो उनका वैसे बनना था यूनिवर्सिटी खोलना। मतलब वो तो माशाल्लाह उनके अपने घर में भी काफी उसकी तालीमात होती थी, तो वो ये इसमें ना खोलते तो। जैसे अब मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं एस्थेटिक फिजिशियन हूँ, तो मैंने एस्थेटिक्स का ही क्लिनिक खोलना ना, मेरे ज़हन में यही आएगा कि एक क्लिनिक यहाँ खोल लूँ, एक वहां खोल लूँ। तो जाहिर बात है, इट वाज वेरी लॉजिकल फॉर हिम टू थिंक कि हम मतलब स्पिरिचुअलिटी को जो है ना वो साइंस से मिलाया जाए, क्योंकि जेडी कार हो रही होती है फिर बंदे वो ही सुझदी है ना बार बार। ऐसे ही है जी इनका, अगर आप पढ़ें इनका, मैं तो कहता हूँ कि ये जो खान साहब के ब्लाइंड सपोर्टर्स हैं, इनकी किताब पढ़ें। इमरान खान का पाकिस्तान मैंने पढ़ी हुई है, आप लोग तो उसको वोट हम्म। डाल के भी नहीं पढ़ते होंगे। तो उसमें वो खुद कहते हैं कि 35 साल की उम्र तक पहले तो एथीस्ट थे जनाब। उसके बाद में एक पीर साहब मिले, पीर साहब ने कहा कि मैंने 87 में रिटायरमेंट ले लिया, लेकिन अभी मेरे खाते में कोई एक बहुत बड़ा काम है उम्मत के लिए, कौम के लिए, जो मैंने करना है। मैंने कहा वो कैसे?
मैं तो रिटायर हो गया। उन्होंने कहा नहीं तुम वापस आओगे। बाद में ज़िया का फोन आया, उसने कहा दोबारा टीम में आओ। मैं आया, मैं वर्ल्ड कप जीत गया। उसके बाद मैं मुसलमान हो गया। मतलब मुसलमान होने की लॉजिक भी ये है कि मैं वर्ल्ड कप जीता हूँ, तो इसीलिए पीर ने सही कहा था, तो मैं दोबारा से इस तरफ आ जाता हूँ। तो और उसके अलावा भी मतलब इतना ज्यादा, इतना सुपरस्टिशियस माइंड। आप दुनिया की टॉप की आईवी लीग यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं, और आप, मैं क्या फेथ पे बात नहीं करना चाह रहा, उनके ना करनी चाहिए, लेकिन बात यही है कि कौम को डिलूजन क्यों सेल कर रहे हो। एक ये बता रहे हो कि हजारों साल पहले जो ऑटोमन्स थे उनमें एक लीडर था जो मुसलमान भी नहीं था। ये भी मैंने अपनी वीडियो में कोट किया हुआ है कि आप जाके पढ़ें। ऑटोमन हिस्ट्री ऑफ टर्की, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की किताब है, और उसमें लिखा हुआ है कि ये जो अर्तुगरुल नामी इंसान था इसका इस्लाम से ताल्लुक ही नहीं था। और ये, इसका जो प्रोड्यूसर है ड्रामे का, वो कहता है देयर इज ओनली 6 पेज हिस्ट्री रिटन ऑन दिस कैरेक्टर। सिर्फ 6 सफ़ात हैं इसकी तारीख पे, इससे ज्यादा हम नहीं जानते ये कौन था। ये फिक्शनल ड्रामा है, अपने मुंह से प्रोड्यूसर कह रहा है। यहाँ पे तलवारें बाजारों में बिक रही हैं, बच्चे लड़ रहे हैं आपस में, और टिकटॉक्स बन रही हैं कि हमने बनना है अर्तुगरुल। डिलूजन सेल कर रहे हो। एक कौम जो पहले ही मेंटली बीमार है, सुपरस्टिशन में फंसी हुई है, रीजन से दूर है, दुनिया की साइंस और साइंसी तरक्की के साथ खड़ी नहीं हो रही, उसको आप जाकर ये वाला मंजन बेच दो अगर, कि तुमने पास्ट वाली ग्लोरी को वापस लेकर आना है, तो फिर क्या आप कर रहे हो। सिंगल नेशनल करिकुलम लेकर आते हो, और मदारिस का या जो सेमिनरी एजुकेशन है उसका मॉडर्न एजुकेशन से फर्क खत्म कर देते हो। हर स्कूल में 2 मौलवी इंप्लॉय करने हैं, ये लाजिम कर देते हो। क्या कुछ नहीं आपने किया। ये वो डैमेज नहीं है जो 2-3 साल में रिवर्स हो सकता है, ये बिल्कुल। 20-25 साल लगे। ये समझ नहीं आती यहाँ पे। अच्छा, लेकिन मुजम्मिल फिर ये भी तो है ना, फिर ऐसे लोग भी तो इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं जो कि बिल्कुल मुल्ला मुल्लायत और ये मौलवियों और स्पिरिचुअलिज्म के बिल्कुल खिलाफ हैं। मतलब आपके बहुत सारे ऐसे लीडर, शोबिस के बहुत सारे लोग हैं आपके, वैसे हम बहुत मॉडर्न लोग देख रहे हैं जो कि इमरान खान के साथ हैं। क्यों है ये इमरान खान के साथ, जबकि ये खुद इन चीजों में बिलीव नहीं करते, ये खुद इन चीजों का मजाक उड़ाते हैं। तो फिर ये क्यों है इमरान खान की सपोर्ट, इतने लोग आके फिर क्यों इमरान खान को सपोर्ट करें जो कि उनके विजन के भी साथ नहीं है। क्योंकि मैंने जिन लोगों से बात की उन्होंने मुझे यही कहा है कि देखिए, क्योंकि बाकियों से ये हमें बेहतर लगता है। अब क्या नवाज, अब क्या जरदारी, अब क्या शहबाज शरीफ, नहीं, इनसे तो बेहतर है कि इमरान खान ही हो। तो क्या वाकई इनसे इमरान खान बेहतर है, और अगर बेहतर है तो इमरान खान इन लोगों से कैसे बेहतर है? नहीं बेहतर देखें, कंपैरिजन क्या पीपल्स पार्टी की या नवाज शरीफ की पहले जो गवर्नमेंट्स रही हैं, मैं ये कह ही नहीं सकता कि उन्होंने इस मुल्क को किसी ऐसी समत पर डाल दिया जिसमें हम वर्ल्ड पावर बनने लगे थे और इमरान खान ने रोक दिया, बिल्कुल नहीं। बल्कि एक वैक्यूम जो लीडरशिप का क्रिएट हुआ था उसी को फिल किया है इमरान खान ने आके। लेकिन सबसे बड़ी डिलूजन ये है कि लोग ये समझ रहे हैं कि ये बंदा उससे बेहतर है। उसकी वजह ये है कि टीम आप देखिए ना क्या है। पीपल्स पार्टी के एक्स 35 से 40 मेंबर्स को उठा के आपने गंद इकट्ठा करके ये मिल्क शेक बनाया पीटीआई के नाम का। फिर दो आशिक अवान कौन है, फवाद चौधरी कौन है, शहजाद अकबर कौन है, एग्जैक्टली या फिर वो एग्जैक्टली। ये सारे एडवाइजर अनइलेक्टेड बंदे हैं। शहबाज गिल ने काउंसलर का इलेक्शन कभी नहीं लड़ा, शहजाद अकबर ने कभी इलेक्शन नहीं लड़ा। इसके अलावा मोहित यूसुफ आप अमेरिका से लेके आते हो, नेशनल सिक्योरिटी का एडवाइजर एक अमेरिकी थिंक टैंक चलाने वाला है। आपके 15 बंदे, सानिया निश्तर हो गई, ये हो गए, शहबाज गिल प्रोफेसर है अभी भी, तनख्वाह ले रहा है अमेरिका से। 15 बंदे कैबिनेट के अमेरिका से आए हैं, साजिश भी अमेरिका ने कर दी है, अवाम भी मान गई है, कन्विंस हो गई है। सेलिब्रिटी की जहां तक आपने बात की, तो मैं अगर स्पोर्ट्समैन हूं तो मैं स्पोर्ट्समैन से रिलेट करूंगा। मैं क्रिकेटर हूं, मैं क्रिकेटर से रिलेट करूंगा। मैं सेलिब्रिटी हूं, मैं सेलिब्रिटी से रिलेट करूंगा। इमरान खान इज अ सेलिब्रिटी, कोई शक ही नहीं है उसमें कि क्रिकेट का कैरिज्मा था, और पाकिस्तान में सबसे मशहूर स्पोर्ट क्रिकेट है। जहांगीर खान ने कुछ 6 वर्ल्ड कप जीते हैं स्क्वाश में, कोई उसको मुंह नहीं लगाता। दे दें मुल्क उसको भी, अगर वर्ल्ड कप जीतने में मुल्क मिलता है तो नहीं दे सकते नहीं आप। नहीं, तो ये चीजें जहांगीर खान की का तो वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि वो दुनिया में मतलब वाहिद ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने कंसेक्यूटिवली दुनिया में सबसे ज्यादा, मेरे ख्याल से उनका वो है, लेकिन ये उनका वो सारे करिश्मा 100 नहीं है। हम्म। बिल्कुल नहीं है वो। मेरा ख्याल है काउंसलर भी नहीं खड़े हो सकते किसी इलेक्शन में, तो जीत नहीं सकते। बिल्कुल। तो ये चीज हमारी जो सेलिब्रिटी क्लास है, इस पे तो मैं पहले भी बात कर चुका हूँ। जब वो जो जनाब, वो क्या नाम है आपकी दोस्त जो कह रही थी कि फेमिनिज्म ये होता है कि अपने बंदे के जूते साफ करने हैं, सदफ कवल। हाँ तो जी उसके, जी बिल्कुल। हाँ, उस वीडियो के अंदर भी मैंने यही बात की थी कि सेलिब्रिटी जो होता है, अगर उसको सारी जिंदगी शक्ल पे, अपने प्यारे बूथे पे टेंशन मिली है, तो वो दिमाग पे काम नहीं करता फिर। वो क्यों करेगा। अगर उसको पहली डोपामीन हिट इतनी मिली हुई है कि वो तस्वीर खिंचवा रहा है, नीचे 1500 लाइक आ रही है, लड़कियां हार्ट्स भेज रही हैं, तो वो पागल है किताब उठाएगा बाद में। वो पहले ही वैलिडेटेड है सोशली। तो ये चीज है कि वो नहीं सोच सकते उस तरह से क्रिटिकली। सेलिब्रिटी क्लास का काम ही नहीं है पॉलिटिक्स में बोलने के लिए। लेकिन ये नरेंद्र मोदी ने ये आइडिया चूज किया था, बीजेपी ने,
कि जिस स्टेट्स में बीजेपी वीक है वहां पे एक एक पॉपुलर सेलिब्रिटी को उठाओ, उसकी एंडोर्समेंट लो, क्योंकि उसके पीछे बहुत से लीडरान हैं, सॉरी हम्म। बहुत सी अवाम है, सारी अवाम है। सपोर्ट खुद ही आप मिल जाएगी। तो बीजेपी ने ये काम शुरू किया कि बॉलीवुड की पार्टियां अरेंज करवाई, मोदी से मिल रही है शिल्पा शेट्टी और बाकी मिल रहे हैं, तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। तो इमरान खान साहब ने जलसा कल्चर जो बनाया, ये कंसर्ट है। पाकिस्तान में एंटरटेनमेंट की जो अवेलेबिलिटी है वो बहुत कम है। यहाँ पब्लिक कंसर्ट बहुत कम होते हैं, यहाँ पर फनलैंड्स नहीं है, यहाँ पर बच्चों को ले जाके एंजॉय नहीं कर सकते। तो ये सारा कुछ पीटीआई के जलसे में आपको मिलता है, जहाँ स्टार्ट में तिलावत लगती है, बाद में जो स्ट्रिंग्स वाले सिंगर्स हैं कोई, या फिर कोई और है, इब्रारुल शायद हक। अफरीदी भी स्टेज, इब्रारुल हक आता है, शायद अफरीदी भी स्टेज पे आता रहा है पहले, अताउल्ला खान, ईसा खेरवी भी आता है, सराइकी भी खुश हो बिल्कुल। जाते हैं, पठानों का नारा लगता है, पश्तून भी खुश हो जाते हैं। इसके अलावा पंजाबी जो है वो शहबाज गिल आके बोल लेता है, और अजान भी हो जाती है बीच में ही। तो हम्म। एक अमेलगम है पाकिस्तान के सारे मीडियोकर कल्चर का, जो कि आपको पीटीआई के जलसे की स्टेज पे मिलता है। उसको एंजॉय करने के लिए लोग चले जाते हैं। कौन सुनेगा किसी और को? तो कैरिज्मा जो है वो टेलीविजन से क्रिएट हुआ है, और कैरिज्मा कोई सेलिब्रिटी अपील करते हैं, बिकॉज इट्स नॉट फैशनेबल टू नॉट सपोर्ट इमरान खान। किसी गैदरिंग में एग्जैक्टली। बैठ के आप ये नहीं कह सकते कि शहबाज शरीफ ने पंजाब में ब्यूरोक्रेसी के जो ऑपरेशनलाइज किया था वो अच्छा काम किया था। ये नहीं बोल सकते, आगे से आपको चपेट पड़ जाएगी या गाली देंगे लोग आपको। या आप ये नहीं कह सकते कि 18वीं तरमीम से डेवोल्यूशन ऑफ पावर जो हुई है, उससे फंड्स जो हैं वो सेंटर से नीचे तक आए हैं, और 18वीं बिल्कुल। तरमीम के जरिए जो आम शहरी को मिला उस पर बात नहीं हो सकती, क्योंकि सूबों को जो पाकिस्तान पावर के दी अंदर है। जो, बिल्कुल। तो ये चीज है कि पॉपुलर काम करना और इफेक्टिव काम करने में बहुत फर्क है। परवेज उदबॉय के यूट्यूब के ऊपर ना कोई 100 के सब्सक्राइबर्स भी नहीं होंगे, जबकि इमरान रियाज खान के 2.5 मिलियन है, और वो जो है वो एमआईटी से पीएचडी कर कर आया हुआ है, और ये जनाब बूट पॉलिशी हैं। तो जो जब आपने पॉपुलैरिटी इस बेस पे एक्वायर करनी हो कि मैं कितनी बड़ी बड़ी पोलेमिक्स बोल सकता हूँ जो कि लोडेड हो जज्बात से, तो जज्बात को अपील करना बहुत आसान है। सेलिब्रिटी क्लास सारी जज्बाती होती है मोस्टली, तानू छड़ के। नहीं, मेरे भी कुछ जज्बात हैं, लेकिन उनके बारे में हम बाद में फिर कभी लाइव या अनलाइव बात करेंगे। तान- ये बात आपने बिल्कुल ठीक की है कि जी अवाम को, अगर स्पेशली जिस तरह की हमारी अवाम है, जो कि बकौल शख्स से एक कीमे वाले नान के ऊपर बिक जाती है, तो फिर ऐसी अवाम को तो जाहिर बात है आपने जज्बात ही बेचने हैं तो वो चलेंगे ना। जज्बात के अलावा अगर आप फैक्ट्स उनको देंगे तो वो उनको अच्छे नहीं लगेंगे, क्योंकि अगर आप उन्हें कहेंगे कि देखो ये काम तुम्हें करना पड़ेगा तो तुम दुनिया में आगे जाओगे, वो मुश्किल है। काम करना तो मुश्किल है, लेकिन अगर आप उन्हें ये कह दोगे कि तुम हो ही इतने अजीम कि तुमने दुनिया में आगे जाना ही जाना है, एक बंदा आएगा वो तुम्हें आगे ले जाएगा, और बाकी जो दुनिया वाले जो तुम्हें गलत कह रहे हैं वो सारे तुम्हारे दुश्मन है, क्योंकि वो तुमसे सड़ते हैं, वो तुमसे जेलस होते हैं, क्योंकि तुम हो इतने इतने अमेजिंग। तो जाहिर बात है मेरा भी दिल चाहेगा कि मैं वो वाली बात मानूं जिसमें मैं बहुत अमेजिंग हूं और सारी दुनिया मुझसे जलती है और मुझे काम करने की जरूरत नहीं है, बस अल्लाह वालों ही कुछ ऐसा होगा कि एकदम से मैं सुपर पावर बन जाऊंगी। तो जाहिर बात है ये नैरेटिव कंफर्टिंग है, ये नैरेटिव अच्छा लगता है सुनने में, क्योंकि काम करना तो मुश्किल है। अच्छा, एक और मेरा ऐसे सवाल ये है, जो कि आजकल बहुत सारे लोग, जब जैसे ही कोई इमरान खान के बारे में, उनका तोशा खाना वाला केस था, फिर अभी उनका जो हेलीकॉप्टर वाला केस आया, या उनके जो फॉरेन फंडिंग का जो केस है, जब भी आप कोई बात करो तो साथ ही आपको कोई 500 मैसेजेस आ जाते हैं आपकी स्टोरी के ऊपर, इसमें लिखा होता है कि आप बाकियों के बारे में बात क्यों नहीं करती, आप पीएमएलएन और पीपीपी की करप्शन के बारे में बात क्यों नहीं करते, आपको यही नजर आते हैं। तो मैं समझाने की उनको बहुत कोशिश करती हूँ, शायद मेरा समझाने का तरीका ठीक नहीं है, कि भाई पिछले 4 साल मुल्क में इमरान खान की हुकूमत थी, बिल्कुल। पीएमएलएन या पीपीपी की नहीं थी। तो पीएमएलएन और पीपीपी के करप्शन के केसेस या उनकी नाअहली के जो केसेस हैं, वो जो उनकी बातें हैं, वो तो हम पिछले कई सालों से इमरान खान साहब की हर तकरीर में सुन रहे हैं, हर बात में, हर चीज में हम यही सुन रहे हैं। अब जिस बंदे की हुकूमत गई है, और अब जो बंदा जलसे कर रहा है, और अब जिस बंदे के बारे में ये केसेस सामने आए हैं, जाहिरी बात है उसकी ही बात करनी है ना। या कि जरूरी है कि अगर मैं एक स्टोरी इमरान खान के बारे में लगाऊं कि उनका ये केस पकड़ा गया, तो साथ ही 2 स्टोरियां मैं और लगाऊं, एक पीपीपी के अगेंस्ट, एक पीएमएलएन के अगेंस्ट, तब ही। हालांकि अभी पिछले दिनों जो एक बड़ा दर्दनाक वो वाकया हुआ है, जो 2 गांव थे जिनमें आग लग गई है और कई बच्चे और जानवर और लोग झुलस के मर गए हैं, और पीपीपी का जो गढ़ था उससे सिर्फ 50 किलोमीटर दूर था, और पीपीपी की 17 साल से हुकूमत है सिंध में, और उसके ऊपर कितने लोगों ने बोला, मैंने भी उसके ऊपर बारहा स्टोरीज भी लगाई, ट्वीट्स भी की, लेकिन पता नहीं वो लोगों को नजर नहीं आती। मेरे ख्याल से जब मैं ऐसी कोई स्टोरी लगाती हूँ
है। जैसे शहबाज शरीफ साहब जब प्राइवेट जेट में, या वो जो नेवी वालों का एक बड़ा मजेदार सा जेट होता है उसके अंदर बैठ के, सॉरी वो उसका जो होता है इनका एयरफोर्स वालों का जो जेट होता है उसमें बैठ के जा रहे थे, तो उस पर भी मैंने एक ट्वीट की थी कि मेरा भी दिल करता है कि मैं अवाम की ऐसे ही एक ऐसे प्राइवेट जेट में बैठ के खिदमत करूं। तो पता नहीं ये वाली स्टोरियां लोगों को क्यों नहीं नजर आती, या ये क्या बात है कि जिसमें जो पीटीआई का सपोर्टर है उसका बेसिक यही एक बात होती है कि आप इमरान खान के बारे में ही क्यों बोल रहे हैं, आप उनकी करप्शन, दूसरों की करप्शन के बारे में क्यों नहीं बोलते, और सिंस आप उनकी करप्शन के बारे में नहीं बोल रहे तो आप बायस्ड हैं और आप पटवारी हैं। इसका मुजम्मिल आप बताएं, शायद आपकी बात ज्यादा सही समझ आती है लोगों को। पहली बात तो ये है कि मैं कहता ही नहीं हूँ कि मैं तो खैर जर्नलिस्ट हूँ, तो मेरा लोगों को तो पता ही है जो फॉलो करते हैं, मोरालिटी का इतना बड़ा फैन नहीं हूँ, इस तरह की मोरालिटी जो सेंट्रिस्ट मोरालिटी हो जिसमें आपकी कोई पर्सनल ऑब्जेक्टिविटी मैं समझता हूँ मेंटेन नहीं हो सकती। ये अमेरिकन स्टाइल ऑफ जर्नलिज्म जो है उसके अंदर आप देख लें कि फॉक्स न्यूज जो है वो रिपब्लिकन्स को सपोर्ट करता है, खुलेआम करता है, डेमोक्रेट्स को बिल्कुल। सीएनएन सपोर्ट करता है, सबको पता है वहां जाना है। वो रॉबर्ट एल्स जो हम्म। जिसने फॉक्स न्यूज बनाया था वो एडवाइजर था रिपब्लिकन्स का, 2 प्रेसिडेंट्स का रह चुका था। इसी तरह पाकिस्तान में हो रहा है, वो उनका ARY और जियो है। एयरवाई और जियो है, उस तरह है। तो हम्म। मैं अगर एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान देख रहा हूँ कि नियो फाशिज्म का राइज हो रहा है और तमाम ऑपोजिशन को मारने के मुतरादिफ ये कह रहे हैं कि उनको आग लगा दो, ठीक है। वो जो कराची वाला एमएनए है, वो क्या जिसकी कोई वो फिक्सिट वाली एनजीओ है, उसने वीडियो पोस्ट की थी कि पार्लियामेंट में एक बंदा आके फायरिंग कर रहा है, कह रहा है ये करना चाहिए अपोजिशन के साथ। ये लोग तो वायलेंट हो गए हैं। उसकी वजह यह है कि ये इंस्टीट्यूशन पे बिलीव ना करना फाशिज्म का एजेंडा है। पार्लियामेंट बिकी हुई है, अदलिया बिकी हुई है, फौज बिकी हुई है, ब्यूरोक्रेसी बिकी हुई है, सारा गूगल निजाम भी बिका मिलके हुआ है। कंस्पायर, सब बिका हुआ है। गूगल भी बिका हुआ है, हम्म। साफी बिके हुए हैं, ब्लॉगर्स बिके हुए हैं। दुनिया में सिर्फ एक बंदा है जिसकी कोई कीमत नहीं है, वो है इमरान खान, ठीक है। जिसका अपना जो घर सच भी बोलता जमाइमा है। की ने गिफ्ट किया था उसको, और जिसने बनी गाला की जो जमीन पे घर बनाया है वो भी जंगलात की जमीन को प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस से रेगुलराइज करवाया है, वरना वो नहीं था हो रहा, ठीक है। जिसने इस दफा अपनी आमदन से 35% ज्यादा टैक्स दे दिया है, किसी को पता ही नहीं कहां से आया है। मैंने पिछले साल 5,000 टैक्स दिया, अगले साल मैंने 1 करोड़ टैक्स दे दिया, आउट ऑफ नोवेयर, विदाउट एनी इनकम। स्टिल ही इज द ट्रूथफुल मैन, बिकॉज क्रेडिबिलिटी रिप्लेसेस ट्रूथ। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी ये कि जो भी आपको ये बात कर रहा है कि आप पीपीपी की बात नहीं कर रहे, नून लीग की बात नहीं कर रहे, अंदर से वही कौमे यूथ छुपी हुई है, उसको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि कोई भी क्रिटिसिज्म आउट ऑफ बैलेंस ना हो, एक पहिए की तरह सीधा रोड पे चलता रहे बस, ना लेफ्ट गिरे ना राइट गिरे। इनको ये मालूम नहीं है कि एक जो फाशिस्ट फोर्स खड़ी हो रही है उसके खिलाफ बाइस्ड होना मेरा एज अ सिटीजन हक है, और मेरा फर्ज भी है कि मैं एज अ जर्नलिस्ट उसके खिलाफ बात करूं, क्योंकि मैंने तारीख पढ़ी हुई है। 1930s के अंदर जर्मनी के अंदर बिल्कुल इस तरह ही जो नेशनल सोशलिस्ट पार्टी है हिटलर की, बिल्कुल सेम प्रिंसिपल्स पे राइज हुआ था उसका। वो क्या कह रही एग्जैक्टली। थी कि खड़े हो जाओ, यूरोप के आगे खड़े हो जाओ। इन्होंने रेपरेशंस दी हैं आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। हम बगैरत कौम नहीं है, हमने गैरत खानी है, हमने यूरोप का मुकाबला करना है। ट्रीटी ऑफ वर्सेल बकवास था, यूरोप हमें खरीदना चाहता है। और जितने भी सोसाइटी में, जितने भी मुआशरे में इल्स हैं, जितनी प्रॉब्लम्स हैं, वो सारी की सारी ज्यूज कर रहे हैं। इसीलिए तमाम मसाइल का हल ये है कि ज्यूज को मार दो, तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है हम मार देते हैं। तो जर्मन्स दुनिया की सबसे एजुकेटेड कौम थी उस टाइम पे, जिन्होंने हीगल और मार्क्स और नीचे की फिलोसफीज पढ़ के यूनिवर्सिटियों से हम्म। डिग्रियां ली हुई थी, उसके बावजूद हिटलर के हाथों पागल बन गए। क्योंकि इमोशन जो है वो ऑब्जेक्टिविटी खत्म कर देता है, बिल्कुल भी रीजन खत्म कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। तो हमें पता है कि ये कितना बड़ा थ्रेट है जो हमारे इर्द गिर्द लूम कर रहा है। हमारा ये फर्ज है कि हमने दिन रात इस नियो फाशिस्ट को बैश करना है, जिसने आर्टिकल 5 साइड करके आके पूरी पार्लियामेंट के 70% अवाम के वोटों को कहा कि तुम सारे अमेरिका के बिकाऊ माल हो। उसने मुझे कहा है, उसने आपको कहा है, उसने हर उस शहरी को कहा है जिसने एक लोकल एमएनए को वोट दिया है, और कहा यह है कि तुम पाकिस्तान की स्टेट के खिलाफ कंस्पायर कर रहे हो, मैं असेंबली डिसॉल्व कर रहा हूँ। और बाद में 3 दफा उसको ऑर्डर दिया गया वोट कॉल करवाओ, वोट कॉल करवाओ, नहीं करवा रहा, ठीक है। तो ये सारे, इससे पहले पाकिस्तान की तारीख में सिर्फ, ये भी गालिबन जर्मनी में ही हुआ था 1933 में, कि पहले बिल्कुल के वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को इसी तरह रद्द करके तो असेंबलियां डिसॉल्व कर दी गई थी। उसके बाद इंसानी तारीख में डिसॉल्व ये हो, दोबारा पाकिस्तान में देखने को मिला है। उसके बाद बैन लगा दिया ना। उन्होंने कहा कि हम्म। अपोजिशन सारी जो कम्युनिस्ट हैं अपोजिशन में, ये सारे रशियन एजेंडा के ऊपर काम कर रहे हैं, इसलिए आइंदा से एक ऑर्डिनेंस पास कर रहे हैं कि जो नेशनल सोशलिस्ट पार्टी कहेगी वही होगा। और बाद में पार्लियामेंट के ताले खुले ही नहीं कभी। हिटलर ने डिक्टेटरशिप लगा दी और बाद में कितने ज्यूज को मारा आपके सामने। तो ये चीज है कि ये एक मार्शल लॉ था जिससे हम लोग पिछले हफ्तों में गुजरे हैं। सिविलियन मार्शल लॉ, द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ दिस कंट्री
कि अदालतें एक बात कह रही हैं कि सुबह 10 बजे वोट होना है, रात 11:30 तक वो पीएम हाउस में बैठ के लड़ रहे हैं। और वो रिकॉर्डेड है कि आप अब तो छाप चुका है राइटर्स भी, सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी दुनिया की कौन है? रॉयटर्स है। हम्म। उन्होंने भी छाप दिया, और गार्जियन ने छाप दिया, जो कि आपका इंडिपेंडेंट मीडिया है, जिसको आप कहते हैं कि ब्रिटिश मीडिया इंडिपेंडेंट है। उन्होंने छाप दिया कि इन्होंने जनरल बाजवा को कह दिया कि मार्शल लॉ लगाओ। ऑन रिकॉर्ड आ गया, अवाम नाच रही है। एक ऐसा इंसान जिसने कहा है कि मैं तुमसे 10 साल के लिए तुम्हारे वोट का हक छीन रहा हूं, लोग कह रहे हैं इमरान खान जिंदाबाद। इनको समझ नहीं आ रही कि इस टाइम बाइस्ड जो नहीं है वो बेशरम है। मैं तो ये कहता हूं, मैं बाइस्ड हूं। अच्छा, आखिरी सवाल, और मेरे ख्याल से अभी क्योंकि ये जो आपने मोटे मोटे लफ्ज बोले हैं, बहुत सारे जो हमारे देखने वाले हैं उनको इनका नहीं पता कि फाशिज्म क्या है और पॉपुलिज्म क्या है और ये सब कुछ क्या होता है, जिसके ऊपर आपकी वीडियोस भी मौजूद हैं। लेकिन आई थिंक अगर हम लाइव भी कर लें तो बेहतर है। लेकिन फिलहाल सिंस आपके भी जाने का वक्त हो रहा है, एक आखिरी सवाल जो कि एक हमारे और सेलिब्रिटी ने उठाया और लोग बहुत इसके ऊपर खुश हो रहे थे कि जी जो अच्छी बातें हैं पीटीआई की वो क्यों नहीं लोग कर रहे, जैसे कि सेहत कार्ड है, जैसे कि एहसास प्रोग्राम है, जैसे कि इस तरह के 4-5 प्रोग्राम है। और उसके बाद जब लोगों ने नीचे लिखा कि नहीं ये सारे प्रोग्राम तो पिछली हुकूमतों में स्टार्ट हो गए थे या पिछली हुकूमतों ने ही इनका लाया अमल सारा तैयार कर दिया हुआ था और सिर्फ इन्होंने इनके नाम चेंज करके इनको आगे दोबारा पेश किया। जैसे मेरा एक बेटा हो और उसका नाम हो साजिद, और कोई दूसरा बंदा आके कहे कि नहीं नहीं ये तो मेरे घर कल पैदा हुआ था, इसका नाम असल में माजिद है। तो मतलब ये जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें हमारी आवाम को कि इन हुकूमतों ने, ये जो पीटीआई की हुकूमत थी, इन्होंने जिन जिन चीजों का ये 1000 ट्री बिलियन ट्री सॉरी जो सुनामी था जिसके अंदर बेशुमार करप्शन हुई है, तो इसके ऊपर भी जरा चीदा चीदा रोशनी डाल दें कि ये कौन कौन से ऐसे काम थे, ये सेहत कार्ड और ये इनकम सपोर्ट को जो चेंज करके इन्होंने एहसास प्रोग्राम किया, और फिर जो बिलियन ट्री सुनामी, ये सब जो इन्होंने, जो लोग कह रहे हैं कि ये इनके बहुत आला दर्जे के काम थे, इन कामों की असल में क्या हकीकत है? देखिए, हकीकत वो जो सानिया निश्तर जो प्रोग्राम चला रही थी, एहसास प्रोग्राम, जब उन्होंने उसको रैप अप करके अपना आखिरी ट्वीट किया ना, गलती से उन्होंने एहसास प्रोग्राम को अपने आखिरी ट्वीट में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम कह दिया। ये तो हाल है। मतलब जो जिसने 3 साल चलाया है, वो उसे खुद पता नहीं चला कि ये बीआईएसपी था। ठीक है, चलो ठीक है, आपने कर दिया, लेकिन वो रोल बैक नहीं हुआ, नंबर 1। नंबर 2, जो सेहत कार्ड की बात है वो भी रोल बैक नहीं हुआ, सारी फेक न्यूज है, अभी तक ऑपरेशनल है, मैंने खुद पता किया। तो बिल्कुल। उसमें भी ये है कि आपने 10 लाख रुपया, मैंने टैक्स दिया, रियासत को 10 लाख रुपया मिला। उसने मेरे खानदान के 5 लोगों को कहा कि ये आप 10 लाख रुपया आपका हो गया, और मैंने दे दिया प्राइवेट सेक्टर को। तो मेरा हम्म। जो पब्लिक सेक्टर है वो उस तरह की वीक पड़ा हुआ है। मैं जना अस्पताल में जा रहा हूँ, मुझे 2 बेड पे एक मरीज जो है ना, 10 मरीज नजर आ रहे हैं पड़े हुए। एक इधर गिरा हुआ है जमीन पे, इलाज हो रहा है। ऑपरेशनल जो मशीनें हैं वो नहीं चल रही, डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। जो पर हम्म। डॉक्टर अवेलेबिलिटी पर स्क्वायर माइल पॉपुलेशन की दुनिया में सबसे कम कंट्रीज में से एक पाकिस्तान में है। इतना बिल्कुल। पुअर हेल्थ सेक्टर। आपके साकिब निसारों ने यहाँ पर पीकेएलआई को ताले लगाए, जो पहली फैसिलिटी थी पाकिस्तान की जहां पर जिगर का इलाज हो रहा था, जो पहले हिंदुस्तान में करते हैं लोग, यहाँ करवा रहे थे। आपने, उस बंदे ने अपने ग्रज में आके उसको बंद करवाया, नुकसान किया इस कौम का। बाद में डैम फंड खोल लिया, वो पैसे कहाँ गए वो भी किसी को नहीं पता, कितने लोगों को लूटा वो भी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो ये वाला प्रोजेक्ट हो गया, या दूसरा है, जो भी है। मैं ये नहीं कहता कि इमरान खान साहब का एजेंडा ही ये था कि मुल्क को बर्बाद करना है, लेकिन हाँ मैं बिल्कुल नहीं। अगर विश बिल्कुल, मैं अगर विश करता हूं कि मैंने एक चीज को ठीक करना है, तो खाली विश से ठीक नहीं होती। बात यही है कि आपके पास जो टीम है सारी, आपकी ब्यूरोक्रेसी में कौन बंदे थे? आपने पुलिस रिफॉर्म्स के लिए पहले महीने आके कमेटी बनाई, जो बंदा लगाया वो 6 महीने में रिजाइन करके चला गया, कुछ नहीं हुआ। पंजाब के अंदर जितने ब्यूरोक्रेट्स थे किसी ने काम नहीं किया। तो खाली विश से कुछ ठीक नहीं होता। अगर मैंने एक इंजन ठीक करवाना है, अच्छी तकरीर कर रहा है उसे बुलाऊंगा या मैकेनिक को बुलाऊंगा मैं? तो नहीं ये नहीं, अच्छी चीज है कि तकरीर अगर, वाले को। वही ना, एक्सपर्टीज भी होना जरूरी है ना। खान साहब ने अगर एम किया था कि वो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम को हल करेंगे, अच्छा एम किया था, लेकिन उसके बाद भी, चले मैं ये मानता हूं कि एनवायरमेंटल पॉलिसी किसी और पार्टी की नहीं थी, एग्जिस्ट नहीं नहीं कर थी। रही थी, जो ये इंट्रोड्यूस करवाई इन्होंने, उसमें भी एम्बेजलमेंट हो गई, कुछ नहीं कर पाए आप। ठीक है, ठीक है, वो सारा कुछ आप बाद में ऑपरेशनलाइज नहीं हो सका। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वोटर को ये सोचना चाहिए कि प्रैक्टिकली क्या हुआ है, और ये सवाल करना एंड के ऊपर कि यार फिर किसको चूज करें। तो बात यह है कि भाई मैं तो किसी को चूज करने को तैयार नहीं हूं, जब तक पोलिंग स्टेशन के बाहर एक बंदूक वाला खड़ा हुआ है। मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं।
कि मुझे ये मालूम ना हो कि मेरा वोट पहले ही डल चुका है। मैं बिल्कुल। 2018 में भी शाम को बैठ के एक कैफे में ना अपने दोस्तों के साथ हंस रहा था। जो लोग वोट डालने जा रहे थे हंस रहा था, मुझे पता था क्या होना है। और 18 की रात को क्या हुआ कि मैंने खुद उस रात को रिपोर्ट किया है। इलेक्शन की रात को रात 11 बजे आरटीएस बंद होता है। सुबह 8 बजे तक पोलिंग स्टेशन, पोलिंग एजेंट या वोट की पर्चियां किधर थी पूरी कौम को नहीं पता किधर थी। किसी को नहीं तो पता। जब तक ये मजाक आपसे होता रहेगा ना, वो कहते हैं ना कि वोटिंग मेड अ डिफरेंस, इट वुड हैव बीन बैंड। तो इसीलिए ये अलाउड है कि इससे डिफरेंस कोई बनता नहीं है। तो रिफॉर्म की बात तभी होगी जब रूथलेस क्रिटिसिज्म होगा, जब अवाम प्रेशर डालेगी। अगर अवाम इन सब में से किसी एक मसखरे को चूज करके पागलों की तरह अंधाधुंध सपोर्ट करेगी तो कोई रिफॉर्म नहीं आ सकता। लोग कहेंगे ये बेहतर है। हमारा सारा मुकदमा ये है कि ये बेहतर नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि नवाज हमारा हीरो है, जरदारी हीरो है। जरदारी वगैरह ने जो रिसेंटली किया है सिंध के अंदर, नाजिम जोखियों के मर्डर को एस्कोर्ट करके लेके आए हैं। सईद गनी हार साहब पहनाए जो हैं वहां उसको के बाकायदा। आयतन आए हैं, उसको अदालत में बेल लेने के लिए सईद गनी साहब जा रहा है जो स्टेट का मिनिस्टर है। दे शुड बी अशेम्ड ऑफ देमसेल्व्स। बिलावल का कोई कंट्रोल नहीं है पार्टी के ऊपर। ये सारे वही फ्यूडल सिस्टम चल रहा है कि जो जिसके पास वोट है उसे दे दो। वो जो मिठू क्या नाम है उसका, वो जो मियां मिठू साहब जो सिंध में, मियां मिठू, हाँ। जिन्होंने वो हजारों लड़कियों को फोर्सफुली कन्वर्ट करवाया, उन्होंने कितने लोगों के घर रेप उजाड़े, किए उनके। उसको पीपल्स पार्टी में लिया। बिल्कुल किया। तो ये चीज है कि हम नहीं समझते कि बाकी सारे आइडियल हैं। हम और ये कहते कसूर हैं में कि जो एक मेरे बहुत बड़ा रैकेट पकड़ा गया था, चाइल्ड पोर्नोग्राफी का रैकेट पकड़ा गया था, उसका क्या हुआ? मतलब वो जो बंदा उसमें था, जो मेन कल्प्रिट जिसके बारे में कहा जा रहा था, जो कसूर में चाइल्ड ट्रैफिकिंग और चाइल्ड रेप का जो मेन जो मुजरिम कह रहे थे, उसको भी बाद में पीएमएलएन की पुष्ट पनाही थी। और वो बंदा कहाँ गया किसी को नहीं पता, वो केस कहाँ गया, उसका क्या बना, इतना बड़ा स्कैंडल वो खत्म हो गया, किसी को कोई ऐसे ही ये लोग उसकी तो खबर नहीं मिली। जिन्होंने मेन स्ट्रीम रिलीजियस पार्टीज के साथ मिल के डिस्ट्रॉय किया है कौम को, ये जो राना सनाउल्लाह वगैरह हैं या ये अभी हम्म। अभी जो वजीर दाखिला साहब हैं, ये जंग के अंदर किन पार्टियों के साथ अलायंस बना के बैठे हुए थे? वही एलईटी हो गई या लश्कर जंगवी वगैरह, उनको उनको ये सेटलमेंट करते रहे, सीट एडजस्टमेंट करते रहे उनके साथ। ऐसे ही इमरान खान साहब ने समीउल हक के बेटे को सेनेट का टिकट दे दिया था लास्ट टाइम, जिसके मदरसे से तालिबान की मूवमेंट चलती है, फादर ऑफ तालिबान कहते हैं उसको। पता नहीं कितने मिलियंस ऑफ रुपीज आपने दिए थे उनको। तो कोई तो आंखें खोलो यार, आपके लीडर में भी कोई गलती हो सकती है। वो कल्ट ना बनाओ उसको, और बनी गाला की तरफ सजदा करके नमाज पढ़ना बंद करो। ठीक है, ये समझ लो कि कोई प्रैक्टिकल एक्शन नहीं हुआ। इन लोगों के पास कोई सोल्यूशन नहीं है जो एस्टेब्लिशमेंट से ब्लैकमेल्ड हैं। ये कोरोना वायरस का लॉकडाउन नहीं लगा सके, टीवी पे आके कह रहे हैं पता नहीं किसने लगा दिया, मुझे समझ नहीं आई, लेकिन मैं इसके खिलाफ हूँ। वजीर आजम की जब इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो छोटी सी मूव कर सके, कैबिनेट के मिनिस्टर्स को इधर से उधर करे तो फोन आ जाता है ऊपर से, तो फिर क्या फायदा इसका? तो यही चीज है कि आवाम पूछ रही है, नीचे मैं देख रहा हूँ कमेंट भी आ रहे हैं कि फिर हल कि क्या फिर है। हम क्या तो भाई करें, हाँ। ये एरियल की एडवर्टीजमेंट नहीं, कपड़ा डाला पानी में और बाहर साफ निकाल लिया। यही मसला है मेंटालिटी का कि सोचते नहीं हो। ये बहुत हम्म। कॉम्प्लेक्स थिंकिंग है, ये प्रॉब्लम्स बहुत कॉम्प्लेक्स हैं। जो इसका एक लाइव सेशन में जवाब दे रहा है वो झूठ बोल रहा है। बिल्कुल। और अगर किसी को ये लगता है कि इसका जवाब सिंपल है, तो देखिए कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के जवाब कभी भी सिंपल नहीं होते। लेकिन आप जहां से बिल्कुल। स्टार्ट कर सकते हैं मेरे ख्याल से वो ये है कि आप कम से कम अपने आप को एजुकेट करना शुरू करें। जब तक आप इस कल्ट फॉलोइंग में रहेंगे ना कि बाकी सब गंदे हैं और मेरा वाला बहुत प्यारा और अच्छा है, क्योंकि वो हैंडसम है, क्योंकि उसने वर्ल्ड कप जीता, क्योंकि वो अंग्रेजी बोलता है, वो ये करता है, उसका टेढ़नी बाहर निकला हुआ, वो गंजा नहीं है। ये जो बातें है ना, ये जब आप मतलब खुद करते हैं ना, तो आपको खुद ये बातें अपने मुंह से सुन के आपको शर्म आनी चाहिए खुद, कि आप उधर मतलब कोई रिश्ता लेने नहीं गए हुए, आप मुल्क चलाने की बात कर रहे हैं। तो हम जब तक अपने लीडर्स को ऐसे देखना बंद नहीं करेंगे ना कि ये हम बाजी का रिश्ता करने के लिए जा रहे हैं, तो हमने हैंडसम अंग्रेजी बोलने वाला, जो गंजा ना हो, जिसका टिड्ड ना निकला हुआ हो, वो वाला बंदा ढूंढना है। ऐसे बंदों को आप रिश्ते के लिए पसंद कर सकते हैं, मुल्क चलाने के लिए नहीं। और क्या करना बिल्कुल। चाहिए, मेरे ख्याल से फर्स्ट स्टेप ये है इसमें कि आप अपने आप को एजुकेट करना शुरू करें। अगर आपको नहीं पता कि फाशिज्म क्या है, अगर आपको ये नहीं पता कि पॉपुलिज्म क्या है, अगर आपको हिस्ट्री का नहीं पता, अगर आपको ये नहीं पता कि आपकी जो कैबिनेट में जो आपके सिटिंग मिनिस्टर्स हैं उनमें और मिनिस्टर के एडवाइजर्स में क्या फर्क है, क्योंकि मैंने देखा कि पीटीआई के पेज से ये ट्वीट्स हुई हैं और ये इंस्टाग्राम स्टोरीज चली हैं जो काफी लोगों ने शेयर भी की हैं कि जी देखिए, पहले हमारे पास ये वाली बंदी थी जो डॉक्टर थी, और अब हमारी हेल्थ मिनिस्टर जो है वो फलानी ये मरी या ये है। देखिए वो मिनिस्टर है, जो वोट लेके आएगा मिनिस्टर वही बनेगा।
दूसरा जो बंदा है वो उसका एडवाइजर है, वो मिनिस्टर नहीं है। जब तक आपको पता ही नहीं है कि मिनिस्टर कैसे बनते हैं, कैबिनेट में कैसे आते हैं, और कौन सा बंदा है जो हलफ उठाता है, कौन सा बंदा नहीं उठाता, मिनिस्टर का एडवाइजर कौन होता है, जब तक आपको ये चीदा चीदा बिल्कुल बेसिक लेवल की बातें नहीं पता चलेंगी, तब तक आप सर्कल में घूमते रहें घूमते रहें घूमते रहें, उसका कोई फायदा नहीं है। जब तक आप बिल्कुल। जज्बात। लीडरशिप हाँ। लीडरशिप ज, किस तरह की है, वो डेंटिस्ट साहब जो सदर बन के बैठे हैं, मैंने कल पोस्ट बिल्कुल। भी हाँ। किया उनके ऊपर, पूरे 10 पॉइंट उनकी जो अचीवमेंट्स है ना बताई हैं अवाम को, कि जिस तरह से वो आयन शिकनी कर रहा है बैठ के वहां छुपा हुआ है, और टेररिज्म के मुकदमे में नामजद था। अब जो है वो रिजाइन करने को तैयार नहीं है, असम्बलियां उसने तोड़ दी, काजी फाइसा के खिलाफ रेफरेंस भेजा, उस पर खान साहब को शर्मिंदगी हो रही है, वो माफी नहीं मांग रहा अभी तक, उसको शर्म नहीं हम्म। आई कि तुमने उसकी बीवी को एफबीआर के सामने 100 पेशियां करवाई हैं, जो कि इनोसेंट औरत थी, जो एक रिप्यूटेबल फैमिली से लोग थे। काजी फायज ईसा के बाप ने जना साहब के साथ तहरीक चलाई पाकिस्तान की, ठीक है, वो इस मुल्क के फाउंडिंग फादर्स के साथ खड़े हुए थे उस टाइम पे। वो बलोच लोग हैं जिनको आपने कुछ नहीं दिया, वो फिर भी फेडरेशन की बात करते हैं। यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ फॉर काइंड ऑफ डीमोनाइजिंग दोज पीपल। तो उसके बावजूद यही है कि ये तालीम सारी, ये डिग्रियां जब प्रैक्टिकल एक्शन में कन्वर्ट नहीं हो रही, इसका कोई फायदा नहीं है, जब लीडरशिप इतनी डिलूजनल है तो। जी, तो उसका सिंपल हल कि हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने आप को एजुकेट करना है। थोड़ा सा टाइम निकाल के आप ये पढ़ लें कि आपके जो डेमोक्रेसी आपके मुल्क में है वो कैसे चलती है। और दूसरी बात यह कि हर उस बंदे को अपना दुश्मन समझना छोड़ दें जो कि आपको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव देता है, जो कि आपको कहता है कि नहीं यार मुझे ये बात ठीक नहीं लग रही, मेरे ख्याल से इसकी तरफ ये भी थोड़ा सा पढ़ के देखो। तो जो बंदा आपको कोई नॉलेज देने की कोशिश कर रहा है उसको अपना दुश्मन समझना छोड़ दें। जिन लोगों के बारे में आपको कहा जा रहा है कि ये गद्दार है, इनको आपने नहीं पढ़ना या नहीं सुनना, उनको सुनना शुरू कर दें। अगर आप ये बस इतना करेंगे ना कि आप 3-4 लफ्जों के बस माने ही आप गूगल कर लें जाके, और अगर गूगल आपको लगता है कि सही नहीं है तो आप कोई और प्लेटफॉर्म यूज कर लें, कोई डिक्शनरी खोल लें किसी लाइब्रेरी में जाके, कि किताबें तो दुनिया की सारी गलत नहीं है ना। अगर आप वाकई में चेंज लाना चाहते हैं, मेरे नजदीक उसका एक ही हल है कि आप अपने आप को एजुकेट करें। आप अपने आप को एजुकेट करें, एजुकेट करें, एजुकेट करें। पता चलाएं आपका मुल्क कैसे चलता है, कैबिनेट में मिनिस्टर कैसे जाके बैठते हैं, आपका कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, आपके मुल्क के लॉ क्या कहते हैं। जब तक आपको इन चीजों का नहीं पता होगा, आपको बेसिक लेवल की बातों का नहीं पता, तो आप समझ ही नहीं सकते कि एक पॉलिसी मेकिंग क्या होती है, मुल्क को चलाया कैसे जाता है, अच्छी गवर्नेंस क्या है, बुरी गवर्नेंस क्या है, वो सब। कॉन्स्टिट्यूशन, मुझे अक्सर मैसेज आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को कौन रिस्पेक्ट करता है, हाँ हाँ हाँ, आगे इमोजी बनी होती है। तो हम्म। भाई तुम्हारे और रियासत के दरमियान सिर्फ एक डॉक्यूमेंट है जो जिस पे लिखा हुआ है कि ये तुम्हारी ड्यूटीज और राइट्स हैं, ये उनकी ड्यूटीज और राइट्स हैं। ये इसी तरह हम्म। है कि तुमने घर ले लिया और तुम्हें रजिस्ट्री मालिक मकान नहीं दे रहा, और तुम कह रहे हो ये रजिस्ट्री को कौन मानता है। इसकी शेम ऑन क्या यू फॉर औकात है, सेइंग इट्स दैट यार। जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, लोग कह रहे हैं। मतलब लोगों ने बिल्कुल, मेरे से उसमें आके बहुत ये गलतियां कॉन्स्टिट्यूशन। लो, लोगों ने हाँ आके बिल्कुल, उसमें ये बहुत इस तरह की बातें की हैं कि वो भी तो किसी इंसान ने ही लिखा है ना, वो कौन सा कोई इस्मानी किताब है जिसकी हम हाँ रिस्पेक्ट करें। हाँ, हालांकि सारे जब बनी थी तो सारे उलमा का इजमा था उसके ऊपर, कोई एक मजहबी हम्म। जमात ने नहीं कहा कि वो गैर इस्लामी है। तो अब आके इनको हम्म। ये भी एतराज खड़ा हो गया, कोई एक चीज तो कोलाइड नहीं करती आपके फेथ के साथ उसके अंदर जो लिखी हुई है। उसमें भी हम्म। बहुत से लूप होल्स हैं, लेकिन वो तभी ठीक होंगे जब उसको सीरियस लोगे भाई। मुशर्रफ हम्म। ने कहा था ना, इट्स अ पीस ऑफ पेपर, आई कैन थ्रो दैट इनटू द डस्टबिन। तो सही कहा उसने, फिर ये भी एक डस्टबिन वाली एंड ही कौम ही है असल प्रैक्टिकली डिड थ्रो इट इनटू द डस्टबिन, और उसके बाद फिर आपके मुल्क के साथ क्या में। हुआ। बिल्कुल ऐसे है जी, आपने शमसी एयरबेस उनके हवाले कर दी, 5,000 अमरीकियों को दे दिए पाकिस्तानी। ड्रोन अटैक्स यहाँ पे शुरू हो गए, क्या कुछ शुरू नहीं हुआ, लेकिन अभी तक उसको भी सैल्यूट करते हैं। तो एंड पे हाँ यही है। लेकिन वो एक तो हीरो है लोगों का, वो भी हीरो है। बिल्कुल, ये पोस्ट ट्रूथ की डेफिनेशन पढ़ लें, पॉपुलिज्म पढ़ लें, क्या है ठीक कैसे करना है, उस पर आप जो अमेरिकन रेवोल्यूशन की तारीख है 1776 की वो पढ़ लें, 1789 की फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ लें, ग्लोरियस रेवोल्यूशन पढ़ लें 17th सेंचुरी की, अंग्रेजों ने इंग्लिश रेवोल्यूशन में क्या किया था वो पढ़ लें। पढ़ना कुछ है नहीं, और कहना लाइव सेशन में या फिर दस हमें मिनट की बता दें। वीडियो में सोल्यूशन सोल्यूशन बताओ, सोल्यूशन क्या होगा। तो ये चीज़ है कि आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, एग्री करता हूँ आपसे। और आपका भी तमकिन पर्सनली मैं ये कहूंगा जाने से पहले कि जो आपका सोशल क्रिटिसिज्म इन द गार्ब ऑफ ह्यूमर है, आई थिंक इट्स इक्वली इंपॉर्टेंट टू व्हाट आई एम डूइंग। उसकी वजह यह है कि सोशल क्रिटिसिज्म ह्यूमर से एक्सटेंड करना बड़ी आसानी से लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं उसको शायद। हम्म। क्योंकि हर वो बंदा जो सिर्फ ये कह रहा है कि रूलिंग क्लास बहुत बुरी है, नवाज शहबाज इमरान बहुत बुरे हैं, तो वो पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को इवेड कर रहा है। आपकी जो हम्म। वीडियोस मैं देखता हूँ सर, उसमें हमारे कल्चर के जो इल्स होते हैं, मतलब जो बकवासियात हैं, या जो कंट्रोल है एक फैमिली का पेट्रियार्कल किस्म का, उस पे जो सार्केस्टिकली आप उसको क्रिटिसाइज करती हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो वही प्लेटो वाली बात कि सेलिब्रिटी क्लास वो होनी चाहिए जिसमें चाहे आर्टिस्ट हो, कॉमेडियन हो, फिलोसोफर हो, कोई भी हो, लेकिन बात सब्सटेंस की कर रहा हो तो मुआशरा आगे बढ़ता है. सो व्हाट यू आर डूइंग इज आल्सो अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन टू दिस सोसाइटी एंड आई रिस्पेक्ट दैट एज वेल. भाई जाहिर बात है, मतलब यू शुड, बिकॉज यू नो प्रॉपर पटोला एज दे से, यू नो. तो इसी मुजम्मिल की इतनी प्यारी बात पे मेरे ख्याल से हमें इसको एंड कर देना चाहिए. और आप बाकी कोई बात याद रखें या ना रखें, पर ये जो लास्ट इन्होंने चंद लाइनें बोली हैं ये आप प्लीज जरूर याद रखिएगा. और जरूर. इसके साथ आई आई होप कि हम और लाइव सेशंस भी कर सकें, लेकिन अभी के लिए ही इतना ही. तो प्लीज पढ़िए, एजुकेट योरसेल्फ, थोड़ा सा अपने दिमाग को खोलिए, और कल्ट वर्शिपिंग जो एक शख्स की जो परस्तिश है ना, उससे बाहर निकल आए. जब आप सिर्फ ये कर लेंगे ना तो बहुत सारे हल आपको खुद ही नजर आना शुरू हो जाएंगे. अल्लाह आपका हामी और नासिर हो. अल्लाह हाफिज.